चलो आओ सिंपल। देखो पंखे का मामला भी अगर भी, अरे नहीं मैं तो वहां का कह रहा था ऑफिस का। चलो सिंपल, कोई बात नहीं। एक्ट ऑफ 26 1881, ये लो जी 1881, ये भी अंग्रेजों का निर्णय था। मैंने रिकॉर्ड दबा दिया। चलो असेंट जनरल साहब की 9 दिसंबर 1881। सिंपल एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू द प्रोमिसरी नोट्स, अंडरलाइन कर लो लॉ वाले, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तीन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स और चेक्स। ध्यान रखना लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तीनों अलग अलग होते हैं। जो लॉ के नहीं है कोई टेंशन नहीं, ये एक ही होता, कोई टेंशन नहीं, उनको अगर बोर्ड भी दे दो ठीक है ना, लॉ के हिसाब से अलग होते हैं। वेयर इज छोड़ दो, एक्सपीडियंट मे बी कॉल्ड सिंपल, लोकल एक्सटेंट जाने दो। सिंपल आ जाओ प्रोमिसरी नोट्स पे। सिंपल सेक्शन 4 के अंदर आ जाओ। हम्म बैंकर पढ़ाऊं, चलो बैंकर पढ़ लो, सेक्शन 3 पढ़ लो। बैंकर इंक्लूड्स एनी बंदा एक्टिंग एज ए बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, अंडरलाइन कर लो पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिसर भी बैंकर है, ठीक। अच्छा पोस्ट ऑफिस बैंकिंग का काम करता है। दुनिया के सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम में से एक पोस्ट ऑफिस सिस्टम, ठीक है जी। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया लूट ली थी पोस्ट ऑफिस बना बना के। ये किसी भी चीज का पार्सल बना देते थे और अपने देश में पार्सल करवा लेते थे, ठीक है जी। बैंकों से पहले ध्यान रखना पोस्ट ऑफिस का। खैर इंडिया में तो आज भी पोस्ट ऑफिस सिर्फ बैंकिंग के कारण ही जिंदा आप ये लगा, ठीक है ना। अच्छा कुछ चीज ऐसी हैं जो अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुई है, जैसे कि भाई आपको समन भिजवाना है, वारंट वगैरह भिजवाना है, तो ये तो कागजों पे ही होता है बेसिकली अभी भी, ठीक है ना। ये अदरवाइज नहीं हो रहा है। हम भेजते हैं लेकिन डिपार्टमेंट चल रहा है, बस तो जाएगा, लेकिन कई चीज ऐसी हैं जो हम डिजिटलाइज नहीं कर सकते चाहकर। बिल्कुल है, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, अगर डिजिटलाइज भेजोगे तो कोई भी हैकर बैठा हुआ किसी भी देश का, ठीक है जी, वो हैक कर लेगा, ठीक है ना। वो तो अदरवाइज भी कर रहे हो वो, नहीं अभी नहीं होगा, आ जाएगा टाइम लेकिन अभी नहीं होगा, ठीक है ना। सिंपल, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। अच्छा कॉन्फिडेंट लेट्स से कॉन्फिडेंशियल नहीं है लेकिन आदेश है एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को आदेश है, आर्मी की इंफॉर्मेशन है, डिप्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। लेट्स से रोहतक के अंदर एक रो का ऑफिस है, पता है रोहतक में, आर एन ए डब्ल्यू का, यस। लेट्स से उसकी इंफॉर्मेशन अगर भिजवाएं तो, समझ पा रहे हो, डन। बस आपको ये अंडरलाइन करना पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, और ध्यान रखो पोस्ट ऑफिस सेविंग पूरे को करना। पोस्ट ऑफिस करंट बैंक भी होता है क्या, करंट का भी करता है, करंट सेविंग करता है क्या, ठीक हो गया। चलो प्रोमिसरी नोट्स पे आओ, चैप्टर 2। जो जो सेक्शन पढ़ाया जाए सिर्फ वो पढ़ना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना 2 घंटे में आज ही खत्म करवाऊंगा, ठीक है, सही। अब तुम्हारी मर्जी है, अब देख लेना, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी इच्छा, पढ़ोगे तो तुम्हारी इच्छा, पहले एडवांस में, ठीक है ना, क्योंकि होगा जैसे, अरे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ जी बताओ, प्रोमिसरी में प्रोमिस क्या होता है, सिंपल प्रोमिसरी नोट लिख कर प्रोमिस करना, प्रोमिसरी नोट यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है। लॉ के अंदर इंस्ट्रूमेंट का मतलब कागज, कैसा होता है, राइटिंग में होता है, अंडरलाइन करते हुए चले जाना। नोट बीइंग ए बैंक नोट, हाँ वो बैंक नोट नहीं है, ना ही वो करेंसी नोट, और शाबाश बिल्कुल सही, अंडरलाइन एक्सेप्शन 1 2। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, उसके अंदर एक अंडरटेकिंग होती है, वैसी भी कैसी, अनकंडीशनल, साइन अंडरलाइन बाय द मेकर, मेकर के द्वारा, क्या, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, एक पैसा चुकाने के लिए, और टू दी ऑर्डर, या फिर ऑर्डर पर एक सर्टेन पर्सन, किसी बंदे को,
और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जिस किसी को भी यह इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा। ठीक है जी, आप बैंक में जाके वो प्रोमिसरी नोट लगाओगे, बैंक वाला आपको पैसे निकाल के दे देगा। ठीक है, यह एक्ट पढ़ते समय एक बात खास तौर से आपको ध्यान रखनी है, यह उस समय का निर्मित एक्ट है जब चेक्स, ये जो चेक हम आज तक देखते हैं, ये उस समय नया नया आया था। पहले क्या चलता था, हुंडियां चलती थी, प्रोमिसरी नोट्स चलते थे, बताता हूँ। ठीक है ना, जैसे एक आदमी ने कागज पे लिख के दे दिया, ठीक है ना, और सिंपल बैंकिंग सिस्टम नया नया शुरू हुआ है, ठीक हो गया, सिंपल है। अगेन देखो, फिर से वही तो हिपोक्रेसी वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। ये बैंक सिस्टम भी अंग्रेज अपनी सुविधा के लिए लेके आए थे, ठीक है जी। बैंक का क्या मतलब होता है, दो मतलब होते हैं, एक तो किनारा, दूसरा विश्वास। बेसिकली क्या होता था बैंकों का काम, अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल रूट लेवल पे चला जाऊं, बैंकों का एक काम होता था कि एक हिंदुस्तान के किनारे के ऊपर एक ऑफिस बना देते थे, एक फिर यूके के किनारे पे ऑफिस बना देते थे। तो हिंदुस्तान का जो किनारे वाला बैंक है वो लूटने का काम करता था, और यूके के किनारे वाला जो बैंक था वो वहां पे चीजें देने का काम करता था। ये बैंकिंग, दिस इज ऑल अबाउट द बैंकिंग सिस्टम। सर, ये जो इसका एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जैसे आपने कई बार मेरा बैनर वगैरह देखा होगा ना, पैम्फलेट वगैरह मैं बनाता हूँ, तो जैसे मैं बता देता हूँ कि भाई फीस मेरी कोर्स की इतनी रहेगी, फिर साइड में ब्रैकेट में लिख देता हूँ नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब, मतलब इसका मतलब लेडीज लेडीज नो इट बेटर बेसिकली, नेगोशिएबल है। कभी शॉपिंग नहीं करी उसी रेट पे जिस रेट पे वो बताता है, थोड़ा नहीं। तो क्या कर रहे हो, नेगोशिएशन कर रहे हो, नॉट बार्गेनिंग। बार्गेनिंग हो तो ठगी। क्या करते हो, नेगोशिएशन, नहीं इतने में नहीं, इतने में नहीं भी, और कम कर, अच्छा और कम करे, ठीक है जी ऐसे कर लो, ऐसे चलो ठीक, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन। मोल भाव। मोल भाव करना नेगोशिएशन। बार्गेन तो वहां अपने फायदे की दूसरे को ठीक है ना, बार्गेन थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच वाला वर्ड होता है, ठीक है ना, दो इट इज अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है ना, वेरी स्मार्ट और इंटेलिजेंट वर्ड होता है, बट ये थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है। जैसे अपने यहाँ बोलते थे कंजर्वेटिव है ये, बहुत पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन उसका ट्रेंड ऐसा गंदा बहुत ही। डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट डीएसएम पढ़ा यस, था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये नेगोशिएशन मोल भाव जिन कागजों से होता है उसको कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और जिस विषय में ये एक्ट आता है वो एक्ट हो गया। अब अगेन, हम मोल भाव कैसे, एक कागज होता है जिससे हम मोल भाव करते हैं, नो। नोट, करेंसी नोट्स, ठीक है जी, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक हो गया, सिंपल। अब जैसे पुराने समय में क्या होता था, एक बड़ा आदमी है भाई, बैंक का भी यूं लगा लो कि दुनिया में पहला बैंक यहीं पे पड़ोस में खुला है, और साइड में जैसे मैं हूँ, मैं बन जाता हूँ बड़ा आदमी, ठीक है ना, मेरा कहना ही काफी होता है, ठीक है जी। अब क्या है, मैं क्या करता हूँ, एक कागज के ऊपर कोई गरीब गुरबा आता है, 2 रुपी पीपल आता है, मैं उसको बोलता हूँ, अरे ये ले ले 100 रुपए निकलवा, ये ले जा, ऐश कर। अब वो प्रोमिसरी नोट जो है वो लेके जाएगा, ठीक है जी, उस बैंक के अंदर लेके जाएगा, बैंक में लेके, ओ माय गॉड राजेश आपका प्रोमिसरी नोट आया है, ठीक है, ये ले भैया ले जा। पुराने समय, नकली भी होता हाँ, इसी कारण से फिर प्रोमिसरी नोट जो है वो पहले फॉर्मेट हुए, फिर बंद हो गए, है। अब तो नहीं बनती, पहले ठीक ही हो गया ना। नहीं। फिर प्रोमिसरी नोट, और क्या क्या बताया था उसमें, मतलब आज के टाइम में सिर्फ प्रोमिसरी नोट को बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बताता हूँ, वही आपको बता रहा हूँ, एक बार मेरे को फिनिश कर लेने दो, फिर तुम्हारा सवाल आएगा, ठीक है ना। पुराने समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1881 में था ये सिस्टम। उससे पहले क्या होता था, हुंडियां चलती थी, ठीक है जी, वो पुरानी मूवीज में भी आपने देखा होगा, एक साहूकार के पास एक किसान ने क्या करा, अपनी जमीन गिरवी रख दी, अब वो क्या है, उसने अलग अलग से पोथियां बनाई हुई हैं, कागजों की, लाल डायरियों की, ठीक है जी, अब वो क्या है, ब्याज लेता है, जैसे मूवीज मूवीज में दिखाते हैं, वो जो अलग अलग गठरियां है वो होती है हुंडियां, ठीक है ना, सिंपल रहेगा। अब क्या है, देश के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया क्या, बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम क्या लेकर आया है, प्रोमिसरी नोट्स लेकर आया है, ठीक है जी। प्रोमिसरी नोट पहले सिंपल बोलचाल से चल जाते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रॉड होने शुरू हो गए, फिर उन्होंने फॉर्मेटेड प्रोमिसरी नोट्स जो है छापने शुरू कर दिए, ठीक है जी। अब उनके प्रोमिसरी नोट्स लो उस बैंक के, ठीक है जी, उसको भर के, ठीक है जी, किसी को भी दे दो, और वो बंदा जिसको भी दिया है प्रोमिसरी नोट वो बैंक में जाएगा, बैंक में अप्लाई करेगा, वो निकाल लेगा, ऐसे ही चेक होते हैं, ठीक है ना। आजकल पहले नहीं आती, शुरुआत में ना जैसे जब घुसे थे ना, ऐसा लगता था कितना शांत है,
है ना, तो बड़ी जोर जोर से आवाज आती है एम्बुलेंस की। चलो, अब चेक के साथ क्या करते हैं, चेक के साथ भी यही है, ठीक है जी। अब आजकल तो मैंडेटरी कर दिया है चेक पकड़ना, भाई चेक बुक तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, आप लो चाहे मत लो, ठीक है जी। पहले नहीं था, ये तो मेरे देखते देखते हुआ, ठीक है ना। मेरा कब से अकाउंट में 2010 से कमाई करने का काम करूँ, ठीक है जी, तब से है मेरे पास, ठीक है जी। उस समय इच्छा होती थी आपको चेक बुक लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मत लो। आजकल मैंडेटरी हो गया, क्योंकि हर दूसरे डिपार्टमेंट में चेक मांग लेता, जिसमें कोई भी पैसे की ट्रांजैक्शन का लेना देना है, जिससे भी कोई भी पैसा आ रहा है वो चेक ही मांगेगा आपसे। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो जी, अब क्या है, ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज होता था, ठीक है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है करेंसी नोट, ठीक है ना। करेंसी जो नोट होता है, जो नोट होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है कि यह मैं अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। मैं ये बिल 500 रुपए का बिल दूसरे को अदा करने का, जिसको भी दे है उसको अदा करने का वचन देता हूँ। किसी को भी अब पैसे तो किसी के हाथ में दे सकते हो आप बेसिकली, ठीक है। यानी किसी के हाथ में भी लेट से 500 रुपए का नोट है तो उसके आपके पास एक बेसिकली एविडेंस है कि ये किसी ने दिया है जिसको दे था, आपको जिससे पैसे लेने थे उसने आपको ये दिया है। वो बात अलग है आपने छुट्टे पैसे करके जो है 490 रुपये वापस दे दिए, ठीक है जी। बट ध्यान रखना, ये इसीलिए ही है basically, ठीक हो गया। वो वाले पैसे जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है कि ये कैसे दे हुए हैं आपको, वो सारा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ईडी घुसी घर के अंदर, वो ले नोट ही नोट मिल रहे हैं, नोट का फर्नीचर, नोटों का फर्नीचर बना रखा है, टेबल बना रखा है, किसी ने तो बेड ही बना रखा है, वो सो रहा है उसके ऊपर, ठीक है जी। अब उस बिल के जो जितना बिल मिला है उसके पीछे एविडेंस नहीं मिला, सारा इट हैज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू द ब्लैक, सिंपल रहेगा। बट ये ध्यान रखना, ये सुविधा कब की है, 1881 से शुरू हुआ है। अंग्रेज जब नहीं आए थे तो नोट नहीं होते थे, अंग्रेज नोट इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लूटना था, वो सारी धातुएं लूट चुके थे। अब सिक्के काटने के लिए धातु नहीं बची थी क्योंकि सब खा चुके थे। तो क्या है अब दूसरा क्या, भाई हम सरकारी ठप्पा लगा देंगे, कागज ले आओ, फिर कागज आ गए, ठीक हो गया। अभी देख देख रहे हो आप, धीरे धीरे कागज वाले नोट बंद ही हो जाएंगे। 50% का तो फर्क हो चुका है, जैसे मैं रखता ही नहीं, मैं 100 150 200 रुपए बस पॉकेट के अंदर रखता हूँ, ले भी गई ऑटो ऑटो या किसी को कुछ देने देने पड़ गई, ठीक है जी। बाकी सारा का सारा काम ऑनलाइन करता हूँ, मेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे, सिंपल है। खतरा है भाई, ठीक है जी। अपने खुद के पसीने में नोट खराब हो जाता है, वो नोट में पॉकेट में रखने का भी मन नहीं करता, ठीक हो गया। ध्यान रखना, एक तो आज के हिसाब से इस एक्ट को मत पढ़ना क्योंकि समझ में नहीं आएगा, आपको 1881 को माइंड में रख कर ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कहोगे तो मैं आपको फॉर्मेटेड प्रोमिसरी नोट बता दूंगा क्या होता है, मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको दिखा पाया तो मैं आपको दिखा भी दूं। बंद हो गया हमें बढ़ानी है। दिखाऊं एक बार, ये देखो जी, इधर देखो जरा, स्क्रीन पे ध्यान दो, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, घर पे भी नहीं पढ़ते फिर यहाँ भी नहीं पढ़ते, फिर बोलोगे हम कैसे पेपर देंगे। अब वो क्यों नहीं आई, कम ये नहीं है, वो बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ओपन इन न्यू टैब करूँ, ये देखो, फिर से वही बात है, ये क्या बकवास जिस है। चीज पे जाना पड़ेगा देख लो, इसी में ही देख लो तुम, अगर दिख पाए तो तुमको, पुराना है इसमें, सर ये सारे ये इसी में पड़ा है। आई फलानी फलानी डू प्रॉमिस प्रॉमिस करती हूँ कि पे कर दूंगी सिटी फाइनेंस कंपनी को एक
अमाउंट 5,50,000 का रिपेमेंट इज टू बी, जिसकी रिपेमेंट इज टू बी मेड इन द फॉर्म ऑफ 300 इक्वल पेमेंट, 300 इंस्टॉलमेंट पे जिसकी पेमेंट आएगी अलोंग विद 6% ऑफ द इंटरेस्ट और फलाने फलाने फलाने, ये है प्रोमिस। ये देखो सिंपल एक कागज पे आती, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब देश के अंदर 1881 में बैंक इंट्रोड्यूस हुआ तो ये बड़े लोगों की विषय वस्तु थी। बड़े भी कौन से, जो अंग्रेजों के पिछले थे, क्योंकि हम तो अंग्रेजों पे विश्वास नहीं करते थे, जो इसलिए अंग्रेज जो कोई भी सिस्टम लेके आया हम विश्वास नहीं करते उसके ऊपर, ठीक है जी। आज भी पुलिस सिस्टम अंग्रेज लेकर आए हैं, आज भी पुलिस के थाने में जाने से हम डरते हैं, ठीक है ना, हाँ के ना, आज भी अच्छा नहीं माना जाता इसको, ठीक है जी। अब अगेन ऐसे ही बैंकिंग सिस्टम आया, सबसे पहले अंग्रेजों के जो खास थे उन्होंने अपना बैंकिंग के ऊपर विश्वास शुरू शुरू किया, ठीक है जी। फिर आज़ादी के बाद तो भैया फिर ये विश्वास बन ही गया है, क्योंकि देखो कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत है ना। घर में खाने के दाने ना हो कोई बात ही तकलीफ नहीं, लेकिन नोट नहीं है तो बहुत तकलीफ होती है, क्या खाएं हम, ठीक है ना। चलो ये देखो जरा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये दिख रहा है, फिर ये थोड़ा सा स्टैम्प स्टूम, फिर ये ज्यादा सरकारी लगने लग गया। ये देखो ये तो कुछ नहीं है, ये तो पर्सनल कैपेसिटी में भर के दे रखा है प्रोविजन नोट, दिख रहा है। ये देखो बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर पुराना है, ध्यान रखना है। ओह नया हो गया, सिंपल। हम्म। ठीक है भाई। हाँ ये तो फॉर्मेट तो बनाए हुए ना, तो असली कहाँ से लाऊं मैं? अच्छा ठीक असली है। किसका लाऊं, लाला लाजपत राय का लाऊं क्या? ये देखो ये दिख रहा है शायद, ये देखो प्रोमिसरी नोट। इस कारण से जितने भी अमीर लोग होते थे उन सब के घर में एक स्टेनो होता था, जिसकी राइटिंग बड़ी करसी होती, देखो ये लिखा हुआ तुम्हारे सामने। हाँ हाँ कोई भी हो, सिंपल हो गया। चेक सबने देखी हुई, इसलिए वो देखो चाहे मत देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। वापिस आ जाओ, पहले एक बार शुरुआत करो ये बात की बातें, आओ जरा आगे। प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी नोट एक कागज है, राइटिंग में है, ठीक है जी। नोट में वो बैंक नोट नहीं है और करेंसी नोट नहीं है, यानी पर्सनल कैपेसिटी का भैया ये, ठीक है ना। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, उसके अंदर क्या होता है कि अंडरटेकिंग शपथ होती है, अनकंडीशनल क्या, और प्लस साइंड होता है वो किसके द्वारा, मेकर जो उसको प्रोमिसरी नोट को बना रहा है, जो प्रोमिसर रहता है वो बना रहा है। क्या क्या प्रोमिस होता है, टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कि वो पे करेगा एक सर्टेन सम ऑफ मनी, जो उसके अंदर मेंशन होगा, सर्टेन लिखा हुआ है। और टू ऑर्डर ऑफ, या फिर जिसका ऑर्डर दे रहा है वो अ सर्टेन पर्सन, किसी बंदे को, टू द बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो भी बीरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। मैंने प्रोमिसरी नोट लिखा, ठीक है जी, काट के मैंने हर्ष को दे दिया। अब वो क्या है, हर्ष कौन बन गया, बीरियर, बीरर ऑफ, बीयर मतलब वहन करने वाला, उसको बीरर ऑफ दैट प्रोमिसरी नोट। हर्ष क्या करेगा, बैंक में जाएगा, बैंक से पैसे, ठीक हो गया, सिंपल। A signs instruments in the following terms: I promise to pay B order of rupees 500, मैं बैंक को ऑर्डर देता हूँ, मेरे बैंकर को ऑर्डर देता हूँ कि पे कर दिए जाए हर्ष को 500 रुपए। I acknowledge myself to be indebted to B, मैं एक्नोलेज करता हूँ खुद को कि मैं इंडेप्टेड, मैं उधार में हूँ B के कितने हजार रुपए के, टू बी पेड ऑन डिमांड, जो कि ऑन डिमांड उसको पे किया जाएगा, फॉर वैल्यू रिसीव। मिस्टर, ये सिंपल इलस्ट्रेशन, इनको पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आगे आ जाओ, सही ध्यान रखो। 4 के अंदर प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन है, 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये भी राइटिंग में है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसके अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है, यह भी साइन करना पड़ता है, किसके द्वारा, बाय द मेकर के द्वारा। इसके अंदर डायरेक्शन होती है एक सर्टेन पर्सन को कि वो पे कर देगा ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर, या फिर ऑर्डर पर खाली, और अ सर्टेन पर्सन और टू द बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आज भी आप जैसे कभी ना, जैसे आज फुर्सत लगे ना तो यूट्यूब के ऊपर, जैसे आजकल एक बहुत बढ़िया वो आता है, उसके अंदर क्या करते हैं, अमेरिका के अंदर बैठे हुए स्कैमर, जो इंडियन स्कैमर है, जो यहीं पे अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, गुड़गांव में, नू मेवात भरा पड़ा है, ठीक है जी, बादरगढ़ में आते हैं, उसके अंदर दिखाते हैं। अब वो क्या है, कुछ हो बन के, ठीक है जी, उनके साथ बात करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी ऑर्डर पोस्ट कार्ड वो चलते हैं, अमेरिका यूरोप में कई देशों में अभी भी चलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ठगी करते हैं। अब क्या है, पोस्ट कार्ड, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, ये देखो, आप इनको बिल ऑफ एक्सचेंज कह दो, ठीक है जी, आप इनको बेसिकली पोस्ट कार्ड कह दो,
कहाँ गया अपना? इधर था ना वो, ये था ना, ये ठीक होगा। सिंपल बोल दो। ये क्या करते हैं, पोस्टल कार्ड या फिर ऑर्डर कार्ड्स खरीदने पड़ते हैं, इनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ये खरीदने के बाद आप इसके ऊपर साइन करके किसी को दे दोगे। लेट्स से जैसे टोकन होता है, समोसे पे गए होगे ना, ठीक है ना, पीला टोकन किसके लिए? थोड़ा ध्यान भी दे दिया करो, समोसे से ध्यान हटा दिया करो जीवन में क्या चल रहा है। ये पीला देखो, पीला टोकन, हरा टोकन, बुलबुले उठ रहे हैं मेरे मुंह से। पीला टोकन, हरा टोकन, लाल टोकन, अलग अलग कलर के होते हैं, है ना, ये अलग अलग चीज के लिए। आप अगर बोलोगे कि भाई मेरे को समोसे चाहिए, तो वो आपको एक ही रंग का टोकन देगा, सिंपल रहेगा। ऐसे ही एक पर्टिकुलर कलर का एक पोस्टल कार्ड है, ऑर्डर कार्ड है, या बिल ऑफ एक्सचेंज है, कुछ भी है, सिंपल उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू, लेट्स से $100 का एक है वो, ठीक है ना। अब आप टोकन वहां से लोगे, पेमेंट आपने कर दी है, टोकन मिल गया आपको, ठीक है ना। टोकन मिलने के बाद क्या करोगे आप उस अथॉरिटी के पास जाओगे जो उस टोकन को उस वो सफिशिएंट या फिर क्वांटिफाइंग सब्सटेंस में बदल देगा, जिससे मेरा पेटा भर जाएगा, ठीक है जी। अब मैं काउंटर पे जाऊंगा, उसको बोलूंगा ले भाई, उसको कुछ नहीं बताना, वो अपने आप डाल के दे देगा, सही। आपको बस ये पोस्टल कार्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजन नोट उठा कर लेकर जाना है, कहाँ पर, जो अथॉरिटी है, काउंटर कहाँ, बैंक में। बैंक में जाके लगाओगे, बैंक वाला कुछ नहीं पूछेगा, आपको अकॉर्डिंगली दे देगा, ठीक है ना। इस कारण से इनको ऑर्डर्स भी बोल देते हैं। अब ऑर्डर्स में कोई बच्चा ये ना सोचे कि वो जज जज बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर नहीं, उसकी बात नहीं, ठीक है ना। सिंपल एक कागज होता है ऑर्डर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिसके अंदर डायरेक्शन आ जाती है बैंकर के लिए, क्या कि भाई फलाने फलाने पैसे दे दे या फलाने फलाने पैसे ले ले, है ना। बैंक में गए होगे, खाता है नहीं, इररिस्पेक्टिव गए होगे, ठीक है ना। अलग अलग ये जो प्रो नोट्स होते हैं, अलग अलग रंग में होते हैं हर बैंक के, पिंक कलर का नहीं, है ना। ब्लू कलर का तो शायद सबमिशन का होता है, पिंक कलर होता है। हाँ देख लेना वो, ठीक है ना। ये इसीलिए होता है, ये स्पेसिफिक होता है, इंटेंशन होता है। और एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो भी एक कागज होता है, राइटिंग में होता है, जिसके अंदर कंटेन होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है, एक साइन होता है मेकर के द्वारा, डायरेक्शन होती है उसके अंदर के सर्टेन बंदे को पे कर दिया जाए एक सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू दी ऑर्डर, या फिर ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, किसी सर्टेन बंदे को या फिर जिसके हाथ में भी ये है बिल ऑफ एक्सचेंज है। डन हो गया, आगे आ जाओ। ए promise or order to pay is not conditional, ठीक है जी, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4 छोड़ दो, जाने दो। 6 चेक, 4 में प्रोमिसरी नोट, 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज और 6 में चेक। चलो जी, ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, अंडरलाइन कर लो। चेक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, जो स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉन हुआ है, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल, और एक्सप्रेसली पेबल नहीं है वो, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, परंतु किंतु डिमांड पर। अगर लेट से चेक से पैसे चाहिए तो आपको चेक में वो लगाना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट के साथ, तभी चेक लगाया बैंक में। हाँ, क्या किया बताओ? सर वो क्या करता है, साइन वाइन डिटेल भर जाती है, चेक तो लेट से मैंने चेक काट के आपको दे दिया, ले 1000 रुपये, चलो अब क्या करोगे आप? सीधा बैंक में। नहीं, बैंक में जाकर वो एक प्रो नोट भर के साथ में अटैच करके उनकी खिड़की में डालना पड़ेगा, या फिर एक फॉर्म भर के साइड में उसके ऊपर डिटेल डाल के फिर करना पड़ेगा। सिग्नेचर डाल देते हैं ना सर। समझे नहीं? अब अगेन, मैं बैंक या अकाउंट पे ही का मैंने उसके ऊपर निशान लगा दिया है। अरे चिंटुओं, ये लो, ये चेक है, ठीक है, ठीक है। ये चेक है भाई, फलाना, यहाँ पे एसबीआई आ गया, यहाँ पे मोर आ गई, यहाँ पे ये आ गई 3 लाइनें, यहाँ पे पूरा अमाउंट का सिस्टम आ गया, ठीक हो गया। नीचे फिर साइन आ गई, इधर भी साइन आ गई, डन, सही। देखो मैंने क्या किया है चेक काटते समय, ये देखो साइन भी कर दी मैंने, ठीक है ना। ये देखो मैंने क्या किया, क्या होता है, सीए, सीए बताएगा। अकाउंट पे ही, आपके हाथ में पैसे नहीं आएंगे। कन्फाइन नहीं करना कि बैंक में गए तो पैसे हाथ में आएंगे, नहीं। अमाउंट ज्यादा हुआ तो सही, और रोहतक में तो बुरा हाल है,
सेक्टर की, अब मैं 2-3 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, सेक्टर की ब्रांच से एक बंदा अपने हाथ में 8 लाख रुपए निकलवा के, ठीक है जी, शादी शुदी में अपनी जो भी था वो शादी वगैरह में लगाना था, उसने यूज करना था, अपने बैग में डाल के चल पड़ा। 4-5 बंदे पीछे लग गए उसके, बैंक मोटरसाइकिल से। पे था, बैंक से ही पीछे लग गए। आई डोंट नो उनको कैसे खबर मिली और कैसे नहीं मिली, और पूरे तरीके से छुपाया हुआ था उसने। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मान लो, जरूरी थोड़ा है कि मान लो अगर छोटा अमाउंट है तो मैं उसको हाथ में लेके आऊं, नहीं आऊं भाई, मेरे को मैं तो नहीं रखता, और मैं तो कह रहा हूं मैं तो रखता ही नहीं, अकाउंट में डाल दो, डन, सिंपल, सही बात। आगे 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 ये हुआ, वो सीधा मोटरसाइकिल उठा के वो सीधा अर्बन स्टेट में गया, 2-3 साल पहले सीधा थाने के अंदर मोटरसाइकिल, बच गया। ठीक हो गया। उसने फिर पुलिस वाले को बताया, पुलिस वाले ने खैर वो लिखी वगैरह नहीं, लेकिन यूँ था कि जैसे उस बंदे की जानकारी अच्छी थी उसमें, ये अखबार में आई थी बेसिकली, ठीक है जी, सही। ऐसे तो बहुत हैं, आप थोड़ा सा भी जांचोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एक और था, मेरा दोस्त था, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, 50,000 के ऊपर, मतलब ऐसा बुरा फंस गया था वो, शायद मार भी देते उसको, आसपास खड़े रहते होंगे बैंकों के ठीक है बाहर, जी। किसके उसने हाथ तो में हाँ बैग यूं दिख है रहा कि है। भाई जैसे पॉकेट में डाल, आई डोंट नो भैया कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं, ठीक है जी, पॉकेट में डाल रखा है, ठीक है जी। अब वो हो सकता है कि बैंक के अंदर से कोई यूं है कि जो उनको बता रहा होता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी, वो कोई सही है, जब मेरा कमीशन बांध ली भाई, ठीक है, सिंपल। अब क्या है, उसने गाड़ी के अंदर डाल दिए, ठीक है जी, गाड़ी के अंदर जैसे उसने बंद करी, शीशा अपना वो करके लाइट घुमाया, ठीक है जी, शीशा फोड़ा, यही दिल्ली बाईपास में, शीशा फोड़ा, ठीक है जी, एक हाथ में कट्टा वाला पीछे, बोला क्या क्या, अरे बोला मैंने बेरा है तू पैसे दे दे, सिंपल। ऐसे ही गर्मी का समय था, ठीक है जी, अब कोई गर्मी का, अब जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, दोपहर के अंदर खाली हो जाएगा, गाड़ियों के अंदर ही लोग घूमेंगे, आदमी वैसे पैदल जो अड़ी भीड़ में वही घूम रहा, बाकी तो कोई नहीं घूम रहा, ठीक है ना, सिंपल हो गया, डन हो गया, नहीं नहीं उठाए भैया, सीधी सिंपल सी बात है। इसी कारण से एक चेक जो है वह बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर। अब अगेन, हर चेक के ऊपर अलग अलग बैंक का नाम लिखा होता है ना, सिंपल। क्या एसबीआई का चेक कोई दूसरा बैंक काट सकता है बनाकर छपाकर, ठीक है जी। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज, और अदरवाइज पेबल नहीं होता, ध्यान रखना, चेक का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि चेक जाओ और डाल दो और मिल गया, नहीं, ठीक है ना। यू हैव टू एक्सप्रेस इन व्हाट मैनर यू नीड द मनी, ठीक है ना, इन व्हाट प्रोसेस, बाय थ्रू विच अकाउंट, थ्रू हैंड, थ्रू कैश, आपको बताना पड़ेगा, स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा। आपको इवन ये भी बताने की सुविधा होती है, अगर आप कैश ले रहे हो तो आपको कितने बड़े अंकों के नोट चाहिए, छोटे अंकों के नोट चाहिए, 00 वाले चल जाएंगे, 30 वाले चलेंगे, 30 में कौन से, 00 में कौन से, 500 वाले या 100 वाले या 200 वाले, ठीक है ना, इस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, कैसे मिलेगा आपको, आपको डिमांड पर मिलेगा, आपको जाकर चेक लगाना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा। एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक, और ध्यान रखो इसके अंदर इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज, उसकी इमेज ट्रंकेटेड चेक की, ठीक है जी। कभी ट्रंकेटेड इमेज देखी है, बताओ, छल वाला पेपर है 21 का, ट्रंकेटेड चेक, सी क्यू, अरे भाई क्यू यू ई, इमेज, इसमें वीडियो के अलावा बहुत सारी चीजें होती है नेट पे। ये देखो कौन से बैंक का दिखाऊं आपको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अबे ये देख लो, ये लो कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक बट का ये पता नाम नहीं, ये अब ये बड़ा होएगा जब की बात है ये, हाँ ये दिख रहा है, सही। ये देखो इसी के अंदर ही सारी की सारी ये, नहीं मैं नहीं छेड़ता इसको, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं इसके अंदर, सिंपल रहेगा, डन है। चेक के अंदर सिर्फ चेक रहता है, ट्रंकेटेड चेक के अंदर जो भी टर्म्स कंडीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ सब फिक्स, इसकी फीचर्स होती है। एंड ए चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसी के अंदर ही इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर चेक,
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक देखा है? जी पे से कभी पेमेंट करिए? ऑर्डर पे पेमेंट करिए कभी? ठीक है ना, वही होता है। वो चेक है। कभी रिलायंस में गए हो, रिलायंस मार्ट में गए हो, ठीक है जी, वो क्या करेगा, वो अपने वो बिल का जो उसका वो होता है उसके ऊपर पूरा बिल लिख के फिर बोलेगा जी ऑनलाइन दोगे कैश दोगे। आपने बोला ऑनलाइन दूंगा, वो क्या करेगा, क्लिक करके बटन दबा देगा, उसके साइड में एक छोटी सी मशीन होती है जिसके ऊपर एक बार कोड आ जाएगा, वो बार कोड आप वो उसको स्कैन करोगे, सीधा अमाउंट खुलेगा। हाँ, सीधा अमाउंट आएगा। यस, ऑन डिमांड मांग रहा है आपसे। इतने हाँ हाँ बिल्कुल, आप स्कैन करते हो सीधा सिंपल वही हो जाता है। ठीक है ना, और बहुत सारे हैं जैसे जोमेटो हो गया, अपना ये हो गया, स्विगी हो गया, एक एक मतलब जो भी डिमांड करता है उसका आप जैसे बिजली का बिल देते हो, ठीक है जी, बिजली के बिल के ऊपर आजकल वो आ जाता है, बार कोड आ जाता है, आप उसको स्कैन करो, गैस के बिल के ऊपर स्कैन करो, सीधा अमाउंट मिल जाएगा। कोई भी वेबसाइट पे कहीं फॉर्म भर डायरेक्ट वहीं ले जाएगा। ठीक हो गया। अब इतना ही जीपे से कभी, जीपे पे कभी पेमेंट करिए? कभी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके कभी देखा है क्या लिखा होता है? ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ लिखा होता है, उसके अंदर डिटेल होती है, ट्रंकेटेड चेक के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक चेक के थ्रू, ठीक है ना, ऑन डिमांड, ऑन ऑर्डर, ठीक है ना, पूरी लिखी होती है, यही होता है। अरे ले फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है ना, ये देख लेना सिंपल, चेक और ट्रंकेटेड चेक क्या है, बस सीधा सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आओ, ड्रॉवर, ड्रोवी, ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब, निकाल नहीं ड्रॉ का मतलब, ड्रॉ मतलब बनाना, ड्राइंग नहीं करी क्या तुमने जीवन में कभी? मैं ना अपनी खोपड़ी खोल लूंगा, रहने दो तुम, थोड़ा सा रहम खाओ मेरे पे। ड्रॉ का मतलब बनाना। ड्रॉवर बताओ जी, ड्रॉवर, ड्रॉवी जिसके लिए बनाया गया। द मेकर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड ड्रॉवर। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो था जिसका फोटो लगा हुआ था ना, ठीक है, यार फोटो नहीं, जिसके बेसिकली साइन है, ठीक है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मैं बना रहा हूँ, वो ड्रॉवर हो गया है। और ऐसे ही चेक को, चेक जो बनाता है, ठीक है जी, वो कौन होता है, ड्रॉवर। द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड टू पे इज ड्रॉवी, और जिस बंदे को डायरेक्शन दी जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के थ्रू, वह ड्रॉवी होता है। अगर मैं चेक काट कर दे रहा हूं, ठीक है जी, तो मैं हूं ड्रॉवर ऑफ द चेक। और जिस बैंक के थ्रू ये चेक पे करवाऊंगा मैं, ठीक है जी, वो हो गया ड्रॉवी बैंक। ठीक हो गया। ये जो चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं उसके अंदर रिपोर्ट लगानी पड़ती है कि ड्रॉवी बैंक ने क्या रिपोर्ट दी है, अगर ड्रॉवी बैंक ने रिपोर्ट दी है कि फंड तो है ही नहीं, तभी केस बन जाएगा, नेगोशिएबल इस एक्ट का केस बन जाएगा। ठीक हो गया। ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड व्हेन, जब कभी भी बिल या फिर एनी अदर एंडोर्समेंट, एंडोर्स मतलब लिख कर किसी चीज को प्रमोट किया जाए, देयर ओन द नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन, यदि नाम लिखा हो, चेक के ऊपर नाम लिखते हैं, लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं, आगे भी लिखते हैं, ठीक है। पीछे तो आप अपना लिखोगे, जिसका चेक है ना वो अपना पूरा नाम लिखता है, अपना पूरा नंबर लिखता है, और एक साइन और करवाते हैं आजकल तो, क्योंकि चेकों से भी बहुत फ्रॉड होते हैं बेसिकली। हाँ डबल करवाते हैं कई बार तो। हाँ, द नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉवी, ड्रॉवी के साथ एडिशन में अगर कोई दूसरे बंदे का भी नाम है, कि मान लो कि ये बंदा नहीं है या ये है तो इसको दे दो, ठीक है ना, टू बी रिस्टोर्ड एज द केस, वो जो दूसरा बंदा जिसका एडिशन में नाम लिखा गया वो कौन है, ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। सिंपल हो जाएगा, याद कर लो। Acceptor, after the drawee of a bill has signed his assent upon the bill, or if there are more parts thereof than one, upon one of such part, and delivered the same, or given notice of such signing to the holder, or some person in his behalf, he is called the acceptor। जो भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, he is an acceptor, सीधी सिंपल सी बात है। एक्सेप्टर फॉर ओनर, ठीक है ना, एक तो चेक ऑन, हाँ चेक, चेक डिसओनर क्या होता है? चेक भुगतवाया ही नहीं जा सका, कोई भी रीजन हो सकता है, मान लो साइन उल्टे सुल्टे कर दिए, डेट एक्सपायर हो चुका है, वो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, या अदरवाइज फ्रॉड है, ठीक है ना, चेक ही गलत है। बिल्कुल, इसको बोलते हैं भाई चेक डिसओनर हो गया, यानी चेक के अंदर जो भी पैसा लिखा हुआ है जो साइन किया हुआ वो भैया निकलवा ही नहीं पाया, चेक डिसओनर हो चुका
अगर लेट से चेक में जो पैसा निकलवाया आपने बैंक में जाके चेक लगा दिया और सारा पैसा मिल गया तो उसको बोलते हैं ऑनर होना। ठीक हो गया। जब बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, जो प्रोटेस्ट किया नॉन एक्सेप्टेंस के लिए और फॉर बेटर सिक्योरिटी के लिए, एंड एनी पर्सन एक्सेप्ट्स इट सुप्रा प्रोटेस्ट फॉर ओनर ऑफ द ड्रॉवर और ऑफ एनी वन ऑफ द इंडोर्सरर्स, सच पर्सन इज कॉल्ड एक्सेप्टर फॉर ओनर। ठीक है जी। कई बार क्या होता है भाई, ज्यादा सिक्योरिटी चेक होते हैं तो भैया कोई बात नहीं और साइन करवा ले भाई, नंबर भी लिख दो जी, ठीक है, आधार भी लगा दो जी। इसी कारण से आपने देखा ना चेक हमेशा, अब बहुत समय हो चुका है चेक खालिस चेक बैंक वाला नहीं पकड़ता। चेक अगर आप लगा रहे हो तो आपको वहां का जो भी पर्टिकुलर फॉर्मेट या फिर फॉर्म है वो आपको भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत में भरना पड़ेगा। सिंपल। चलो जी आगे आ जाओ। पेई द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, जिस बंदे का नाम है मेंशन उस कागज के अंदर, टू होम जिसको, और टू हुज ऑर्डर जिसके ऑर्डर पर, मनी इज बाय द इंस्ट्रूमेंट जो इस कागज के अंदर जो पैसा लिखा हुआ है, डायरेक्टली टू बी पेड जो पे होना है वह है पेई। होल्डर जिसके हाथ में वो प्रोमिसरी नोट है, जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, ठीक है जी, अपने नाम पर अगर उसके हाथ में है तो उसको बोलते हैं होल्डर। ठीक है जी। लेट से कल को जैसे मेरी उम्र बढ़ जाए आगे, मेरा लड़का भी, मेरे बच्चे भी जब मैच्योर हो जाए, ठीक है जी, मैं उसको बोल दूँ पर उसके उस बैंक में चला जा, ठीक है ना, इस ऑर्डर के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है और अकाउंट पेमेंट करवा ले। ठीक है। मेरा लड़का जो है वो ऑर्डर को, बिल ऑफ एक्सचेंज को, चेक को लेकर चला गया, उस चेक के ऊपर मेरा नाम है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मेरा नाम है कि इसको पे किया जाए, तो होल्डर कौन हो गया? मैं हूं। ठीक हो गया। अगेन देखो क्या लिखा है, एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, बिल्कुल, टू द पोजेशन देयर ऑफ एंड टू रिसीव और टू रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू, वो होता है होल्डर। जहां पर वेयर द नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोट और डिस्ट्रॉयड, इट्स होल्डर इज द पर्सन सो एंटाइटल्ड एज द टाइम ऑफ सच लॉस। छोड़ दो इसको, होल्डर इन ड्यू कोर्स सिंपल हेडिंग से कर लो। सिंपल 11 इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी प्रोमिसरी नोट, कोई भी चेक, तीनों है इसके अंदर, ध्यान रखना। ड्रॉन और मेड इन इंडिया, सिंपल इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट एनी सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉन इन इंडिया, वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वो वाले प्रोमिसरी नोट, वो वाले बिल ऑफ एक्सचेंज, वो वाले चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू द बियरर। अच्छा, कभी जैसे मार्केट में गए हो शॉपिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है जी, मोल भाव किया आपने और जो भी डिसाइड हुआ उसकी पेमेंट आपने चेक से करी हो, नहीं करी, अरे जीवन ही निष्फल हो गया तुम्हारा तो। ठीक है ना, पहले क्या होता था, चेक दे देते काट कर, बड़े बड़े लोग चेक काट कर दे देते थे, ठीक है ना। हम तो सर ये कॉलेज में चलती है 30 का बात है, बाकी इधर से नहीं। हाँ, जैसे अपना कोऑपरेटिव बैंक है ये चेक पकड़ लेता है, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, चेक अगर आप दोगे तो जब तक वो चेक एनकैश्ड नहीं हो जाता तब तक तलवार लटकती रहेगी, टक टक तब टक तक टक रिसिप्ट नहीं टक। मिलती। यस, ठीक है ना। चलो, तो यानी ये सारे के सारे जो है ना, देखो तीनों आ गए, देखो प्रोमिसरी नोट भी आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ गया और चेक भी आ गया, जिससे या तो आप ऑर्डर या फिर बियरर को दे रहे हो, सीधा सिंपल, या तो बैंक को ऑर्डर दे रहे हो या फिर बियरर, बियरर जो भी है होल्डर जो उसके हाथ में पकड़ा रहे हो, सीधा सिंपल। आगे आ जाओ। नेगोशिएशन का मतलब सेक्शन 14, when promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person so as to constitute that person the holder thereof, the instrument is said to be negotiated। yes, जब आप कोई भी यह कागज, जो 3 प्रकार के कागज आपको बताए गए हैं, आपने किसी दूसरे आदमी को दे दिए तो यही होता है नेगोशिएशन। एंडोर्समेंट छोड़ दो, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक आ जाओ, चलो फिर एंडोर्समेंट पढ़ना पड़ेगा। जब एंडोर्समेंट का देखो बेसिक मीनिंग होता है, जब राइटिंग से, हैंड राइटिंग से बेसिकली किसी चीज को प्रमोट कर दिया जाता है। सर ये एंडोर्समेंट नहीं है यार, इंडोर्समेंट तो आई थी। हाँ वही है, सेम है। देखो जरा, जब मेकर या फिर होल्डर किसी चीज का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का साइन कर देता है उस इंस्ट्रूमेंट को, अदरवाइज देन एज सच मेकर, ठीक है जी, सिर्फ उसका मेकर होने के नाते से ना, दूसरे नाते से भी कर सकता है उसको,
ठीक है जी। फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन, किस पर्पज से? नेगोशिएशन के पर्पज से। कहां पर? ऑन द बैक, उस इंस्ट्रूमेंट के बैक पर, उस इंस्ट्रूमेंट के फेस पर, देयर ऑफ, या और ऑन स्लिप, या फिर स्लिप जो उसके साथ संलग्न होती है उस पर, ऑफ ए पेपर एनेक्स देयर टू जो उसके साथ संलग्न होगी, और सो साइन फॉर द सेम पर्पज अ स्टैम्प, या फिर स्टाम्प लगा दे, पेपर स्टाम्प पेपर लगा दे, इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ही इज सेट टू एंडोर्स द सेम। उस चेक पर आपने जो भी रिक्वायरमेंट, उसके अलावा कुछ भी लिखाई लिख दी, उसके साथ कुछ भी एंडोर्स कर दिया, तो आप क्या कहलाए जाओगे? एंडोर्सर कहलाओगे। अब एंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड इन फुल, ये लोग में बहुत पूछते हैं। इफ, यदि इंडोर्सर जो है साइन कर देता है उसका नेम खालस ओनली, द एंडोर्समेंट इज सेट टू बी इन ब्लैंक। एक मूवी आई थी जिसमें मिथुन भी था, गोलमाल, कुछ पता नहीं, गोलमाल 7 8 9 10 जितनी भी आ रही है उसमें एक में मिथुन था शायद। वो मिथुन का पुराना वो दिखा रहे होते हैं जिसमें वो डिस्को डांस कर रहा होता है। फिर प्रेम चोपड़ा आ जाता है, फिर प्रेम चोपड़ा वो अपनी यूँ बोलता है कि भाई तू कितनी कीमत लेगा मेरी बेटे का पेट पीछा छोड़ने के लिए, ठीक है ना, ये ले चेक, ब्लैंक चेक है, ये ले, जा अपनी कीमत लगा ले। इतने वो सोचता है कीमत लगाऊं, वो वापस चेक खींच लेता है, नहीं 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 ये तो गलत हो जाए, तू तो ज्यादा ही लगा देगा। ठीक है, ये है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ठीक है ना, पुरानी मूवी में बहुत चलता था। ठीक है ना, बॉलीवुड ने लव स्टोरी के अलावा कुछ बनाया भी नहीं। ये तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ले दे के इनको सिर्फ लव स्टोरी दिखाएं देश को। ठीक है ना, सिंपल। अब उसमें क्या होता है, एक जो लड़की का पिता होता है ना, डोंट माइंड, ठीक है ना, जैसा है वैसा होता है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ब्लैंक चेक दे देता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, लड़की अमीर, सजनी अमीर, साजन गरीब, और भाई दुश्मन प्यार का। ठीक होगा, यही चलता था मूवीज में। ठीक है, अब वो क्या, ब्लैंक चेक पकड़ा देता है, वो कौन है? एंडोर्सर इन ब्लैंक। ठीक है जी, इन फुल देख लो जरा। और यदि इफ ही एड्स ए डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन ऐड कर दे, किस लिए? पेमेंट के रिगार्डिंग, मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और टू द ऑर्डर ओ, और स्पेसिफाइड पर्सन, द एंडोर्समेंट इज सेट टू बी फुल। और अगर उसके अंदर सारी की सारी डायरेक्शन या कुछ एक डायरेक्शन अगर वो दे रहा है, तो ये एंडोर्समेंट इन फुल है। सिर्फ चेक साइन करके पकड़ा दिया, अमाउंट भी लिख दिया, ब्लैंक छोड़ दो, ये तो सिर्फ तुमको याद करवाने के लिए था, लेट से 10 लाख रुपए लिख दिए, साइन कर दिए, यस, ये एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। इसके हिसाब से सिर्फ साइन साइन करना है आप। ठीक है ना, क्योंकि अगेन खाली होगा तो जिस भी बैंक में ले ले जाओगे तो भाई ये चेक तो तू साइन करवा के ले आई, कितना अमाउंट देना है, इसमें तो खाली पड़ा है सारा का सारा। समझ पा रहे हो कैसा है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक? आगे आ जाओ, अदरवाइज ये एंडोर्समेंट इन फुल रहेगा। एंडोर्सी इज कॉल्ड द एंडोर्सी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द प्रोविजन ऑफ द, छोड़ दो। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, एम्बिग्यूअस मतलब कंफ्यूज, यस। ठीक है, जो चीज क्लियर नहीं होती उसको एम्बिग्यूअस बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हम चौराहे पे गए हैं, हमने लाइटें देखी हैं 3, ठीक है ना, 3 लाइटें कौन कौन सी होती हैं? रेड, ग्रीन और एम्बिग्यूअस, येलो नहीं होता वो। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ ऑरेंज होता है, भाई प्योरली ऑरेंज भी नहीं होता। वैसे अंग्रेजों को पता भी नहीं था ऑरेंज कलर होता है, इसी कारण से संतरे का नाम उन्होंने ऑरेंज रख दिया। उल्लू है, दिमाग तो है नहीं, दुनिया लूटने लूटने में लगा है दिमाग। नहीं नहीं, ऐसा दिमाग नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, लूटने लूटने का भी काम नहीं, बट बहुत बड़े लेवल पर मैसेज किया हुआ। ठीक है ना, हाँ चलो फिर भी जाने, उनको पता ही नहीं था असल में, सिंपल, सही। वो तो क्या, दिलजीत, हाँ हाँ हाँ, वो तो किया है इन्होंने। उसने क्या किया? हाँ तो सारे एक जैसे ही तो है ये। ठीक है ना, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द अब्राहमिक रिलीजन बेसिकली, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लामिक हो, इवन जूस भी हो, सारे के सारे अब्राहमिक है। ठीक है ना, मैं तो सिंपल ये बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन कैसे है। ठीक है ना, आपको सिर्फ याद कराने का मकसद है मेरा, आप कभी नहीं भूलोगे। लिटरली अंग्रेजों को नहीं पता था कि ये ऑरेंज एक फ्रूट होता है, कलर नहीं होता। ठीक हो गया, संतरा वहां पे लेमन के नाम से बिकता है।
ठीक हो गया। जैसे पता है किसी को मैंगो का नाम मैंगो कैसे पड़ा, इंग्लिश में मैंगो कैसे पड़ा, अंग्रेजों को तो पता ही नहीं था मैंगो क्या होता है, अंग्रेज यहाँ पे आए, ठीक है जी। अब क्या है, अब वो गर्मी आ गई, गर्मियों में भैया आम आ गया। अब एक अंग्रेज ने, ऑफिसर ने पहली बार आम खाया, तो उसने सोचा भाई ये तो भाई बहुत खतरनाक चीज है, ये तो अडिक्टिव है भाई, मतलब ऐसा ऐसा बढ़िया फूड इतनी गंदी जगह इन बिटवीन टू रुपीज पीपल्स, ये यहाँ क्या कर रहा है, मैं इसको अपने देश में लेके जाऊंगा। तो भाई जाके फिर वो तो वो लेना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है जी। अब उसने राजा के घर पे या नवाब जहां भी गए घर, किसी अमीर आदमी के घर पे खाया मेहमान नवाजी में। अब वो सवेरे मार्केट में निकल गया, मंडी में निकल गया, अब वो खड़ा हो गया है, अब वो देख रहा है ये क्या रखा हुआ है, वो भूल गया, ठीक है जी। ये इसका नाम आम है, नाम तो पूछा नहीं क्योंकि कुंठा में पूछ ही नहीं पाया, ठीक हो गया, चलो जी। अब वो दुकानदार बोला मांगो 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 क्या मांगो, ठीक है जी। वो तो हाँ यस यस मांगो मांगो। ये लिटरली ऐसे मैंगो का नाम इसलिए मैंगो पड़ा, बोला मैंगो मैंगो यस मैंगो मैंगो, ठीक है। ठीक हो गया। उनको नहीं पता, इनको नहीं पता ये कौन सा कलर है। और एम्बिगुअस कलर बोलने के पीछे मकसद ये है कि अभी हमको नहीं पता है कि भैया हम चलें या रुके रहें लाइटों के ऊपर, यही मकसद होता है उस लाइट का। तो इस कारण से उसको एम्बिगुअस कलर बोल रहे हैं हम, ना तो उसको येलो बोलेंगे ना ही उसको ऑरेंज बोलेंगे। और ध्यान रखना ऑरेंज एक सेलेबल भी ऐसा है जिसके साथ कोई भी वर्ड मिमिक नहीं करता, इस कारण से आप ऑरेंज नाम के वर्ड को किसी भी अंग्रेजी गाने या रैप एक्सेट्रा कहीं भी नहीं सुनोगे। अगर एक बार गायक ने, सिंगर ने, पोएट ने, लिखने वाले ने ऑरेंज शब्द यूज कर दिया, ध्यान रखना उसकी पोएम खत्म। चलो अच्छा, जहां पर वेयर एन इंस्ट्रूमेंट में बी कॉन्स्टिट्यूट ईदर एज प्रोमिस ईदर एज प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। भाई पता ही नहीं लग रहा, देखा आपने प्रोमिसरी नोट देखा और बिल ऑफ एक्सचेंज देखा, लगभग लगभग एक जैसे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। आजकल के समय में ये समस्या नहीं है, बट क्या डेफिनेशन अपने को देखनी है, वो याद करनी है अपने को। आगे आओ। जहां पर अमाउंट जो स्टेट किया गया है, जो लिखा गया है फिगर में और वर्ड में, वो दोनों के दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। एक जीरो फालतू लगाई हुई है, लेकिन जब वो वर्ड में लिख रहे हैं तो उसमें नहीं है, तो क्या होगा, इफ द अमाउंट अंडरटेकन और ordered to be paid is stated differently in figures and in words, the amount stated in words shall be amount to undertaken or ordered to be paid। मतलब कुछ चेक में ऐसा हो जाए तो डिसऑनर नहीं होगा चेक, हाँ लिखा हुआ डिसऑनर होगा। नहीं होगा, लेकिन आजकल तो कर देते हैं भाई, इसको ठीक करवा दूसरा बनवा ले। पहले समय में क्या होता था, क्योंकि इतना फास्ट समय नहीं होता था, ठीक है ना, आजकल तो कॉल आज करो क्या बैंक ले में पहुंचो। लेते ये ले जाओ और ये आजकल तो अब ऐसे ऐसे बैंक्स आ जाएंगे, देखो बैंक आ चुका है सबके हाथ में। लेट से आपको चेक की जरूरत है, सीधा सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरोगे या सिंपल क्लिक करोगे, ठीक है जी, एक कॉल मारोगे बैंक को, ठीक है जी, और वो आ जाएगा, सिर्फ नंबर दबाने हैं। इफ यू वांट चेक प्रेस 1, इफ यू वांट बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेस 2, सीधा सिंपल वो प्रोसेस किया आ गया। और ऑनलाइन आना है, 24 घंटे में नहीं लगेंगे। पहले नहीं होता था ऐसा, चेक मिलता ही बड़े बड़े लोगों को था चेक, अन्यथा एक नॉर्मल भारतीय को नहीं मिलता। जिसके अकाउंट में कुछ होगा वो ही तो चेक लेगा, जिसके अकाउंट में कुछ चाहिए वो चेक थोड़ी लेगा, समझ पा रहे हो ना, सिंपल हो गया, सिंपल। तो क्या होता था कि उस समय इतनी सुविधा नहीं होती थी कि ले भाई इस चेक को ले जा, ठीक है ना। लेट से चेक लगाया कहाँ, बॉम्बे में, ठीक है जी, चेक कहाँ से निकला, दिल्ली से निकला, तो बैंक वाला कह ही नहीं पाएगा क्या कि भाई तू इसको बदलवा के ले जा, कोई बात नहीं, जो वर्ड के अंदर लिखा हुआ है वो पैसा दे देंगे उसको, ठीक है ना। लेट से फिगर में ज्यादा लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर फिगर वाला चाहिए तो भाई उससे बात करनी पड़ेगी, फिर वो चिट्ठी पत्री चलेगी। अब वो चिट्ठी बॉम्बे से चलेगी थक हार के, ठीक है ना, 15-20 दिन में दिल्ली पहुंचेगी। अब वहां पे 15 दिन की 20 दिन के बाद वो खोल के देखेगा, फिर बोलेगा ओ माय गॉड, फिर वो बोलेगा ओके जो फिगर में है वही अमाउंट दे दो, आई डायरेक्ट टू पे, क्योंकि सिर्फ चेक चेक को माइंड में मत रखना, ये है, अदरवाइज प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है या बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, कभी कोई सिर्फ चेक चेक समझे,
ठीक हो गया, ठीक है, इसको जो फिगर में लिखा है वो वाला अमाउंट दे दो। अब 15 दिन के बाद 30 दिन वहां से निकलेगा, फिर 15 दिन लग जाएंगे, इतने 6 महीने जिस बेचारे को पैसे की जरूरत थी उसका काम है खत्म हो गया। समझ रहे हो? ठीक हो गया, चलो। सर उन प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज लगभग सेम होगा। बट ये ध्यान रखना, प्रोमिसरी नोट वो सरकारी या फिर बैंक का कागज नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज बैंक का कागज। जैसे नोट वगैरह बैंक यस, नोट वगैरह। प्रोमिसरी नोट पुराने समय में, अगेन प्रोमिसरी नोट किसी किसी के पास अथॉरिटी होती थी। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी प्राइवेट बैंक के बनने की कहानी आपको सुनाऊं तो आपको लगेगा कि मैं 1881 की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े अमीर लोग जो है साथ में जुड़ते हैं, पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा है एक जगह इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। किस लिए? अब रिजर्व बैंक पूछेगा, रिजर्व बैंक के पास जाएगी वो एप्लीकेशन, रिजर्व बैंक पूछेगा कि भैया आप बैंकिंग में जाना चाहते हो या फाइनेंस में जाना चाहते हो? वो बोलेंगे जी हम बैंकिंग में जाना चाहते हैं। देखो जी इतना कैपिटल दिखाओ, ठीक है ना, इतना शेयर मार्केट में दिखाओ, इतना रियल एस्टेट में दिखाओ, इतना यहाँ दिखाओ, इतना यहाँ दिखाओ, ठीक है जी, कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं वो दिखाओ, पैसा व्हाइट है ब्लैक है वो दिखाओ। सिंपल हो गया, डन। अब किसी बैंक को यदि फेमस करना है तो बैंक सबसे पहले क्या करता है? सोचो। धंधा जोड़ना है, धंधा जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? हाँ ना ना, 1881 की बात कर रहे हैं। लेट से कोई बैंक आ जाए, बिल्कुल नया बैंक आ जाए, उसको पैसे डाल दोगे? गवर्नमेंट क्या। ऑफर देगा सबसे पहले वो। बेसिकली क्या करेगा? धंधा जुटाने के लिए अपने यहाँ पे अमीर अमीर लोगों को अप्रोच करेगा, रिलेवेंट बन जाएगा। ठीक है ना। उससे क्या होगा, जो अमीर अमीर लोग हैं जिनकी ट्रांजैक्शन ज्यादा वो जुड़ेंगे। लेट से कोई नया बैंक है, ठीक है जी, उसका पहले कस्टमर का नाम है मुकेश अंबानी। बैंकों के लाइन चल जाएगा। सोचो, एक कस्टमर से चल जाएगा। क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है ना। अब देखो अमीर आदमी है, तो भैया अमीर आदमी को अप्रोच करना तो उसको अमीर अमीर सुविधाएं यानी स्पेशल सुविधाएं देनी पड़ेगी। पुराने बैंकर्स देते थे प्रोमिसरी नोट की सुविधाएं, आजकल नहीं है। अगर आजकल की बात करोगे तो सीधा सिंपल बहुत बड़े लेवल पर है। लेट्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर किसी को पैसे देने हैं तो क्या लगता हो, बैंक में चेक काट के देगा? खैर वो तो जीपे से डाल देंगे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, लेकिन फिर भी लेट्स से मैं पुराने समय में चला जाता हूँ थोड़े से, जब ये जीपे एक्सेट्रा नहीं है तो कैसे होगा? वो प्रोमिसरी नोट, बैंक सुविधा देते हैं ऐसे लोगों को। सर इनके जो गवर्नमेंट वगैरह का है उसमें आते हैं ना आरबीआई। हाँ, सिर्फ सैलरी सैलरी आ रही, ठीक हो गया, ठीक है। इनके पास दूसरे इनके पर्सनल अकाउंट तो होते ही हैं, ठीक हो गया। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो इस देश का राष्ट्रपति है, जैसे राष्ट्रपति साहिबा है, ठीक है जी, वो क्या लगता है, वो चेक चुक काट, अरे प्रोमिसरी नोट निकाल के दे देंगे, उनको अभी भी सुविधा है। अपना ऑफिस में बैठेंगे, प्रोमिसरी नोट निकाल के दे देंगे, जिसको पेमेंट देनी बैंक भाग के करेगा। अमीर लोगों के लिए बैंक बैंक से निकलकर उनके घर के ड्राइंग रूम में आके बैठ जाएगा और बोलेगा हुजूर बताओ क्या करना है। और फिर वो राष्ट्रपति के अकाउंट से पैसे कटेंगे। हाँ बोले, हाँ ये नहीं, ऐसे नहीं, ये बैंक अपने पॉकेट से ऐसे नहीं होगा, ठीक हो गया। चलो आओ जरा, इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से कर लो। 20 इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी, ये करना है क्या? डेफिनेशन ही है क्या बस। छोड़ दो 20 को, 20 को छोड़ दो, हाँ सिंपल सिंपल। एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन, ऑन प्रेजेंटमेंट का क्या मतलब होता है? प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, द एक्सप्रेशन एट साइट एंड द ऑन प्रेजेंटमेंट मतलब ऑन डिमांड, अंडरलाइन कर लो, इसका मतलब होता है ऑन डिमांड। और अब जो एक्सप्रेशन है आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब होता है इन अ प्रोमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, एक बार प्रेजेंटमेंट के बाद, ठीक है ना। ये सिंपल सिंपल यही पूछ लेते बस, और कुछ नहीं। आगे आ जाओ, मैच्योरिटी और खासतौर से डेज ऑफ ग्रेस। द मैच्योरिटी ऑफ ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू, ठीक है जी। हम चेक काट के क्यों देते हैं किसी दूसरे को? क्योंकि हमारी देनदारी है, जिस डेट पर हमारी देनदारी बनती है वो बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेज ऑफ ग्रेस, एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल ऑन डिमांड, जो कि
ऑन डिमांड पर एक्सप्रेसली पेबल नहीं है, एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट इट इज एट मेच्योरिटी, ठीक है जी, ऑन द थर्ड डे। कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि एट द डे ऑफ जो मेच्योरिटी उस पर पेबल नहीं होते, वो 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर का समय लेते हैं। ये जो पीरियड है इसको डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं। वैसे ग्रेस क्या होती है? हाँ हाँ एग्जैक्टली। देखो कॉमन बच्चे में कितना कितनी कॉमन सेंस है, हमें नहीं है ना, बिल्कुल। ये ग्रेस ये होती है, ठीक है ना। अब है ग्रेस का एक मतलब तरीके की अभेदार है, एक तरीके का। इंग्लिश में होता है एक तरीके हाँ प्रिविलेज कह लो। छोड़ दो 23, छोड़ दो 24, 25। व्हेन डे ऑफ मैच्योरिटी इज अ हॉलीडे, अगर जिस डे पर हॉलीडे रहेगा तो क्या करेंगे, व्हेन द डे ऑन विच, पहला नहीं, ऑन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे। संडे पड़ता है जैसे और उस दिन लीव लेगा तो उससे पहले वाले दिन पेमेंट आ जाती है और किसी मतलब कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की कुछ हो जाता है देखो उनके लिए तो वो तो देखो बैंक की बैंकिंग सिस्टम से वो तो ऊपर है, लेकिन लो ये बोलता है कि नेक्स्ट डे है, हम पहले वाला दिन नहीं लगाएंगे। हमने फिर गलत पढ़ दिया कहीं से। लो कह रहा गुड़िया नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे। हाँ आपने हो सकता है जिसने भी पढ़ा हो ना या बता, फिर वो प्रीसीडिंग का मतलब, क्योंकि प्रीसीडिंग का मतलब पहले होता है, तो हमने ये पहले का दिन लगा लिया। नहीं, नेक्स्ट प्रीसीडिंग यानी जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो मैच्योरिटी आ रही उससे, जिस दिन आपने अप्लाई किया है उससे पहला दिन, मतलब संडे को भी करता मंडे मंडे हो गया। यस। हाँ द एक्सप्रेशन पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड संडेज, बस। चलो जी आते आते 26 करना है। निकाल दो एजेंसी बिजेंसी लाइबिलिटी। हाँ जी, चैप्टर 3 पार्टीज टू नोट्स बिल्स एंड चेक्स, कैपेसिटी टू मेक एसेट्रा प्रोमिसरी नोट्स, एवरी पर्सन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट टू मे बाइंड हिमसेल्फ एंड बी बाउंड बाय द मेकिंग ड्राइंग एक्सेप्टिंग एंडोर्समेंट डिलीवरी एंड नेगोशिएशन द प्रोमिसरी नोट। बिल्कुल सही बात है जी, बट माइनर को अंडरलाइन कर लेना। एक माइनर में ड्रॉ एंडोर्स, यस क्वेश्चन आएगा और जुडिशरी में आता है भैया ये, क्या माइनर ड्रॉ कर सकता है, चेक ड्रॉ कर सकता है? माइनर में ड्रॉ, अंडरलाइन में ड्रॉ, underline endorse, underline deliver, underline negotiate such instruments so as to bind all parties except him। except him को जरा बॉक्स कर लो। एक माइनर चेक बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन अपने आप को बाउंड नहीं करेगा चेक बनाकर, दूसरों को बाउंड करेगा, ठीक है जी। मतलब उसके बिहार पे कोई क्योंकि पुराने समय, आजकल तो क्या है कि जैसे छोटे बच्चों के नाम पे अकाउंट नहीं बनते। मैं स्कीम्स की बात नहीं कर रहा, अब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है ना, या फिर लेट से कोई दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाए तो सरकार ने खाते वगैरह खुलवाए हैं उनके, ठीक है ना। मैं स्कीम्स की उन खातों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल आप वैसे छोटे बच्चे का अकाउंट नहीं बनवा सकते। उसमें वो लगता है गार्डियन वाला कुछ ऐसी ठीक हो गया जी, सिंपल रहेगा। नॉमिनी अगेन ऐसा चलता फिरता खाता नहीं खुलवा सकते आप उसके नाम पे। लेट से एमडीओ में एडमिशन ले लिया, ठीक है जी, यहाँ पे फीस भरवाने, उसके नाम का एक फीस का अकाउंट खुल जाएगा। ऐसा नहीं है कि करंट अकाउंट खुल जाएगा, ऐसा नहीं। नॉमिनी के नाम से खुल जाएगा। नॉट नॉमिनी, नॉमिनी नॉमिनी तो बेसिकली जो खातेधारक होता है उसका नॉमिनी होता है। ऐसे बच्चे आप नहीं क्या करते तेरे या नॉमिनी मेरे बना मतलब पेरेंट्स के उस पे खुलता है। अगेन तुम सुन ही नहीं रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि उसका पर्सनल अकाउंट नहीं होगा वो। उसे एक छोटा बच्चा कैसे, वो कैसे बैंक उसके साथ कैसे कांटेक्ट करेगा? तुम तो वकील हो, कैसी कैसी बातें करते हो तुम नेट वाली क्लास में आके। पहले बनते होते थे, अब नहीं बनते अकाउंट। अगेन मैं स्कीम्स की बात नहीं कर रहा, अब बिल्कुल नहीं बनते नहीं ठीक है, बच्चों नहीं बनते। अगर बच्चों के नाम पे पैसा डालना है आपको, उनके अकाउंट में पैसा डालने की जरूरत नहीं है, एफडी बनाओ, एफडी बनाओ और बेनिफिशियरी जो है उस बच्चे को बनाओ। के पेटीएम पेमेंट बैंक बनाता है ये बंद कर पेटीएम पेट पट बंद के, कर दिया वाले पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑनलाइन बैंक था हाँ हाँ, बंद कर दिया ये बना देता था यह सीधी सिंपल सी बात है। मैंने खुद पता नहीं पीपीएफ क्या बैंक होता चला है? सकता वो तो हर किसी का होता है, वो खुलवाने की जरूरत क्या होती है? पब्लिक और क्या,
मेरा भी हो, जो काम करता है उसका होता है वो। जो सरकारी काम करता है या प्राइवेट काम करता है, सबका होता है वो। वो सरकारी वाले को ईपीएफ होता है, वो ईपीएफ एक अकाउंट होता है, स्कीम होता है। प्रोविडेंट बोला था आपने? पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से होता है, बच्चों का खुलवाता है पेरेंट्स के नाम पे। ठीक है, जब हम 18 के हुए ना, तो जैसे हमारी फैमिली वालों ने खुलवा रखे थे, तो हम 18 के हुए, तो अगेन वो स्कीम है, वो स्कीम है। अब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये होता है, लेकिन पैसा 18 के बाद मिलेगा। उनके खाते में अंदर जाएगा। अगेन अकाउंट का मतलब क्या होता हाँ है? सर, उसके नाम पे। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर आप मेरे को ये कह रहे हो कि अकाउंट खुल जाता तो फिर मेरे को अपनी बात शुरू से शुरू करनी पड़ती। सिंपल है, आगे बढ़ जाओ। एजेंट्स छट दो, लाइबिलिटी 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 जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। श्योरिटीशिप पे आ जाओ। When the holder of an accepted bill of exchange enters into any contract with the acceptor which under section 134 135 Indian Contract Act, yes, क्या होता है 134 135 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? हाँ भैया, हाँ, 134 135 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ड्यूटी ऑफ बिल्डर। ये सबरोगेशन एक्सेट्रा, हाँ, और ये श्योरिटीज वाली जो है उसके डिस्चार्ज की बात हुई। गुड, डिस्चार्ज दी अदर पार्टीज, दूसरों को डिस्चार्ज कर देगा वो, ठीक है जी। सिंपल 40 सिर्फ हेडिंग डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर्स लायबिलिटी, ठीक है जी, हेडिंग से कर लो बस। आओ जरा अब आगे। हेडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड एसेट्रा विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है जी, सिंपल 43 में है, बट इसमें एक्सेप्शन, चलो पढ़ा देता हूँ। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड ड्रॉन एक्सेप्टेड एंडोर्स और ट्रांसफर सब कुछ आ गया है बिना कंसिडरेशन के, कोई कंसिडरेशन नहीं उसमें। विच फेल्स, जो फेल हो जाता है, क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है किसकी, पेमेंट की, बिटवीन द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही बात है जी, सीधी सिंपल सी बात है, चेक के ऊपर कोई पेमेंट लिखी ही नहीं हुई, कोई अमाउंट लिखा ही नहीं हुआ, तो कोई लायबिलिटी थोड़ी ना बनेगी। चेक फेल हो गया, खत्म बात। एक्सेप्शन, नो पार्टी फॉर हुज अकोमोडेशन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन मेड, कोई भी पार्टी जिसके अकोमोडेशन पे कोई, अकोमोडेशन का मतलब सिर्फ घर नहीं होता, ध्यान रखना, सुविधा होती है। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन मेड बना दिया गया है, ड्रॉन एक्सेप्टेड एंडोर्स कर दिया गया है, कैन इफ ही हैव पेड द अमाउंट, अगर उसने अमाउंट पे कर दिया है, हो चुका है, देयर ऑफ रिकवर देयर ऑन, उसको रिकवर करना है, सच अमाउंट फ्रॉम एनी पर्सन, यह अमाउंट किसी ऐसे बंदे से, हु बिकम ए पार्टी, जो पार्टी बन गया है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, फॉर हिज अकोमोडेशन, ठीक है जी। अगर लेट्स से ये फेल भी हो गया है तो भी लायबिलिटी बनी रहेगी कि जी मेरे को पैसा नहीं देना है, मेरे को तो पैसा लेना है, ये इसने मेरे से पैसा उधार दिया था, ठीक है ना, तो लायबिलिटी अभी खड़ी है। एक आदमी तुम्हारा देनदार है पैसे का, सीधी सिंपल सी बात, उसने चेक काट के तुमको दे दिया, चेक बाउंस हो गया, तो इसका मतलब लायबिलिटी से फ्री। सोचो, इमेजिन करो, एक आदमी ने 10 लाख रुपए तुम्हारे देने, उसने चेक काट के तुमको दे दिया, चेक बाउंस हो गया, वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया क्या? सिंपल हो गया हिसाब किताब। यही लिखा है एक्सेप्शन नंबर। एक्सेप्शन नंबर 2, नो पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट हु हैज इंड्यूस्ड एनी अदर पार्टी टू मेक ड्रॉ accept endorse or transfer the same to him for consideration which he has failed to pay, consideration वही कीमत की बात हो रही है जिसे वो फेल हो गया था पे करने से या फिर परफॉर्म करने से, in full shall recover their own amount exceeding the value of the consideration, अब जो भी consideration, अब अगेन जो एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ेगा वो भी मिलेगा भैया, लायबिलिटी बनी रहेगी। छोड़ दो ये एब्सोल्यूट उसके जुडिशरी पिट्टी के आगे, हूँ मैं नेगोशिएट एवरी सोल, छोड़ दो, सीधा 91 पे आ जाओ। चैप्टर ऑफ प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटमेंट पर नहीं जान,
पेमेंट एंड इंटरेस्ट छोड़ दो, चैप्टर 7 पे आ जाओ। ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ नोट्स बिल्स एंड चेक्स। डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी कैसे कैसे डिस्चार्ज होएगा, इधर ध्यान दो। कैंसिलेशन से, वो इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो गया, रिलीज से, या फिर पेमेंट से। लेट से रिलीज कर दिया भाई लाइबिलिटी से, कोई बात नहीं, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर पेमेंट ही हो गई जो भी उस चेक में या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में था, सिंपल लाइबिलिटी से आप क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए। आ जाओ आ जाओ। चेक पेपर ऑन ऑर्डर, पार्टी इज नॉट drafts when advance party is not consenting discharge by qualified or limited acceptance। आ जाओ 91 पे आ जाओ। ऑफ नोटिस ऑफ डिस, है जी 87 कराऊं। इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्टरेशन, ठीक है जी। अब उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई चेंज किया है तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा। एनी मटेरियल अल्टरेशन किसमें, ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेंडर्स द सेम वॉइड, उसको वॉइड बना देगी। एज अगेंस्ट एनीवन, किसी भी बंदे के अगेंस्ट में, हु इज ए पार्टी, जो कि पार्टी है देयर टू, किस समय, एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच अल्टरेशन, जब यह अल्टरेशन बनाई गई। एंड डज नॉट कंसेंट देयर टू, ठीक है जी, और कंसेंट दी थी उस समय। अनलेस इट वाज मेड इन ऑर्डर टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टी, ठीक है जी। लेकिन अगर कॉमन इंटेंशन है ओरिजिनल पार्टीज की, अगर उसको कैरी करने के लिए कोई चेंज कर दिया गया है, ठीक है, तो ही वैलिड रहेगा। इमेजिन कर लो, एक चेक बना लो, चेक बना लिया, उसके ऊपर अमाउंट भी लिख दिया, उसके ऊपर वर्ड में भी लिख दिया, फिगर में भी लिख दिया, और साइन भी कर दिए, ठीक है। अगेन एंडोर्समेंट की बात नहीं कर रहा, यानी उस चेक के पीछे क्या लिखा क्या लिखा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, चेक के बिल्कुल फेस पे क्या लिखा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हुआ क्या कि उसके अंदर थोड़ा चेंज करना पड़ गया, ओवर राइटिंग हो गई, या एक जीरो फालतू लग गई, या बेसिकली जैसे हम ऐसे पेमेंट करते हैं उसके अंदर, जैसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी, है ना, 1 लाख की पेमेंट ऐसे करते हैं। ये करने के बाद क्या करा, यहां पर भी इसका भी एक जीरो बना दिया और यहां पे इसको ऐसे बना दिया। ध्यान रखना, अगर ऐसा कर दिया या ओवर राइटिंग हो गई तो वो चेक, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो भी अल्टरेशन हुई, मटेरियल है ना अल्टरेशन, ठीक है ना। लेट से ये नहीं था, सिर्फ ऐसे अमाउंट लिखा हुआ था, सिंपल है, सही। आप बैंक में गए, चेक लेके, बोला कि ऐसे बना दे इसके पीछे, तो हमने बाद में फिर ऐसे बना दिया, तो ये चेंज जरूर है बट ये मटेरियल नहीं है। वो ना हो चल जाएगा, ना ना नहीं चलेगा, ये कोई बात नहीं, ये बाद में हो जाएगा। ना हो तो चल जाएगा। नहीं, चाहे वो बैंकर करे, ये करना पड़ेगा, इसका मतलब होता है बिल्कुल इसका मतलब होता है, बिल्कुल। ये लो, सिंपल, ठीक है। लो, मेरे अंदर लालच आ गया, ये लो 2 जीरो और लगा ली मैंने, ये कब कर दिया। ये लगाने के पीछे मकसद ये होता है कि आगे बस इतना ही है, फिगर ये, इसको देख के एग्जैक्टली अंदाजा लगा के फिर वर्ड में लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। मैं सिर्फ इस निशान की बात कर रहा हूं, यह चेंज तो है बट यह मटेरियल नहीं। अब अगेन, हालांकि चेंज मटेरियल है, ठीक है, लेकिन दोनों पार्टी की कॉमन इंटेंशन से ये जो है चेंज हुआ है। जिसने पैसे देने हैं, यानी जो ड्रॉवर है चेक का, जो मेकर है चेक का, ठीक है जी, और जिसको पैसे लेने हैं जो कि रिसीवर है, ठीक है ना, जो बियरर है उस चेक का, ठीक है ना, दोनों की कंसेंट से हुआ है और बैंक के सामने ही हो गया है, ठीक है जी। मैनेजर साहब भी आ गए हैं, चलो ठीक है, फिर आप ऐसा करो जी, जो ये चेंज हुआ है ना, इसके साथ में एक प्रो नोट लगा दो, ठीक है ना, एक स्लिप लगा दो कि इसके अंदर चेंज वगैरह हुआ, तो फिर हम कर देंगे। दोनों अपनी आईडी ले आओ जी, ठीक है जी, आधार कार्ड ले आओ, आपके बैंक में जाएगा जी, आपके अकाउंट में जाएगा, हाँ जी आपके अकाउंट में जाएगा, ठीक है जी, आप लगा दो, ठीक हो गया, सही। अगर दोनों का है तो चल जाएगा, अदरवाइज वैलिड वॉइड हो जाएगा।
अल्टरेशन बाय एंडोर्सी, अल्टरेशन कैसे करी गई है, एंडोर्सी के द्वारा करी गई है। एंड एनी सच अल्टरेशन इफ मेड बाय एन एंडोर्सी डिस्चार्जेस हिज एंडोर्सर फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज। यस, जो भी एंडोर्सर रहेगा वो अपनी लायबिलिटी सारा का सारा डिस्चार्ज हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है। चेक बनवा के तो मैं ले आया 1 लाख रुपए का, ठीक है ना, फिर मैंने क्या करा, एक जीरो और डाल दी, ठीक है, और पता नहीं लग रहा है, ठीक है, ऑन द वेरी फेस ऑफ इट जो भी ये चेक है उसके फेस पर पता नहीं लग रहा है, मैंने इस तरीके से फ्रॉड कर दिया और वर्ड के अंदर भी मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। जिस समय ये मैं का ये काम करूंगा, जो इंडोर्सर है बेसिकली, ठीक है ना, जिसने ये चेक के ऊपर लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि चेक तो खाली था, जब तक एंडोर्सर लिखेगा नहीं तब तक वो थोड़ी ना होगा, वो अपनी लायबिलिटीज डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। हुआ क्या, मैं 1 लाख रुपए का देनदार था, ठीक है ना, सही, तो मैंने 1 लाख रुपए का चेक काट के आपको दे दिया, आपने उसके ऊपर एक जीरो और लगा दी, ठीक है जी, आपने वो बैंक में लगा दिया, उसी समय मैं उस 1 लाख की लायबिलिटी का भी देनदार नहीं, मैं उसकी उस लायबिलिटी से भी डिस्चार्ज। अगर जिसने गड़बड़ कर दी। यस, ठीक हो गया। सही है, सही है। हम्म, चलो 91 पे आ जाओ। अगेन थोड़ा सा ध्यान रखना, लेट से कोई पोर्शन ऑफ सेक्शन बच जाए तो मेरे को बता जरूर देना, ठीक है ना। मैंने जितने बेसिकली टेस्ट वगैरह दिए हैं, ठीक है जी, इंक्लूडिंग दैट नेट का टेस्ट, ठीक है जी, ये जो बीच का पोर्शन निकला है ये बहुत मिसलेनियस है, ठीक हो गया। एक हार्डकोर बिल्कुल जुडिशरी का भी निकला है, मैंने वो भी नहीं पढ़ाया आपको, ठीक हो गया। चलो 91, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टर। एक बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिसऑनर, कब कहा जाएगा कि वो डिसऑनर हो गया, बाय नॉन एक्सेप्टेंस। कैसे नॉन एक्सेप्टेंस के थ्रू, जब ड्रोवी या वन ऑफ सेवरल ड्रोवीज नॉट बीइंग पार्टनर्स, जो कि पार्टनर्स नहीं है, मेक डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस, वो डिफॉल्ट कर लेते हैं किसमें, एक्सेप्टेंस में, अपॉन बीइंग, ठीक है जी, ड्यूली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द बिल, जो भी एक्सेप्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं करी है, ठीक है जी, डिफॉल्ट कर दिया है। और जहां पर प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज, जहां पर प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज करी गई थी, एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड, और बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, सिंपल डिसऑनर कैसे हो गया वो, बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ध्यान रखो, चेक होते हैं, क्या चेक की कोई समय सीमा होती है, चेक की कोई लाइफ होती है, होती है। एक पॉइंट। कोई भी सरकारी कागज ऐसा नहीं, कोई भी सरकारी कागज ऐसा नहीं होता जिसकी लाइफ नहीं होती। ये लिख होती है उसके ऊपर, कोने में राइट साइड हाँ। पॉलिसीज में। साइन करने के बाद ना 3 महीने, 3 महीने, ठीक है ना, क्योंकि मान लो समय बहुत तेज आ गया लेकिन इतना तेज भी नहीं है। कोरोना लग रहा है बाद में। चलो डिसऑनर कैसे, बाय नॉन पेमेंट, सिंपल है, इसको पढ़ो चाहे मत पढ़ो, चेक के अंदर वो लिखी हुई है, अमाउंट लिखी हुई है, लेकिन नॉन पेमेंट हो गई, ठीक है जी, डिसऑनर हो गया। कैसे, तीसरा 93, बाय एंड टू होम नोटिस शुड बी गिवन, व्हेन ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस या फिर नॉन पेमेंट, द होल्डर देयरऑफ और सम पार्टी देयरऑफ हु रिमेन्स liable thereon must give notice that the instrument has been so dishonored to all other parties whom the holder seeks to make severally liable। yes, किन को नोटिस जाएगा, सिंपल, ठीक हो गया। आगे आ जाओ, नोटिंग छोड़ दो, प्रोटेस्ट छोड़ दो, ये 100 देख लो, प्रोटेस्ट, when promissory note or bill of exchange has been dishonored by non acceptance or non payment, the holder, ये जो होल्डर जिसके हाथ में ये चेक है, विद इन ए रीजनेबल टाइम में कोज कर सकता है क्या, सच डिसऑनर टू बी नोटेड एंड सर्टिफाइड बाय द नोटरी पब्लिक, सच सर्टिफिकेट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट, ठीक है ना। अब नोटरी नाटरी कराने की कुछ आवश्यकता नहीं होती, आजकल तो बैंक का ही सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना। बैंक के पता हुआ ना, एक एडीए बैंक में बैठता है, पता है। तो होते हैं सर लोग, एडीएडी भी होते हैं। मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर की या फिर बैंकिंग का जो लॉ ऑफिसर उसकी बात नहीं कर रहा, बैंकिंग डिपार्टमेंट का एक पीपी होता है, अब जैसे एडीए का आएगा ना, ठीक है ना, वो
सिंपल हो गया। निकाल देंगे हाँ, बट वो नोटिफिकेशन वो बता रहे हैं कि अब क्या है कि ये पीपीज जो है सिर्फ बैंक, अब जैसे एडीए वगैरह वगैरह बनाएंगे ना, अब उनको हाल फिलहाल के लिए क्या है सिर्फ बैंक में, बैंक करो सिर्फ कोर्ट के अंदर लगाएंगे, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन मैं सुन रहा हूँ कि एचपीएससी ने निकाला। ठीक है ना, मैं हालांकि सर्च कर रहा हूँ क्योंकि सुनी सुनाई बात के ऊपर विश्वास करना वकील की नीति नहीं है, उसका नेचर। सिलेबस कम तो है, कम सिलेबस कम है लेकिन अदर पेपर्स वगैरह है, बट अदरवाइज बहुत बहुत चलते हैं, जितना जुडिशरी में चमत्कार नहीं होता इसमें हो जाता है। चलो भैया कंटेंट छोड़ दो, आ जाओ। रीजनेबल टाइम 105, इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज रीजनेबल टाइम द प्रेजेंट फॉर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट फॉर गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर और फॉर नोटिंग regard shall be had to the nature of the instrument and the usual course of dealing with respect to similar instrument and in calculating such time public holidays shall be excluded। सीधी सिंपल सी बात है। रीजनेबल टाइम क्या रहेगा, जो भी ऑफिशियल रीजनेबल टाइम होता है वो, और इस रीजनेबल टाइम को गिनने के लिए जो हॉलीडेज वगैरह है इसको हटा देंगे हम। रीजनेबल टाइम फॉर गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर, यदि होल्डर एंड द पार्टी टू होम नोटिस ऑफ डिसऑनर इज गिवन कैरी ऑन बिजनेस और लाइफ एज द केस में बी इन डिफरेंट प्लेसेस, और लिव है, सॉरी लाइव लिव है कहाँ पर, डिफरेंट प्लेसेस में, सच नोटिस इज गिवन विद इन ए रीजनेबल टाइम, अंडरलाइन कर लो, इफ इट इज डिस्पैच्ड बाय द नेक्स्ट पोस्ट और ऑन द डे नेक्स्ट आफ्टर द डे ऑफ डिसऑनर। ठीक है, जो भी रीजनेबल टाइम है वही, सीधी सिंपल सी बात है। वो ये रीजनेबल टाइम सिर्फ हेडिंग से कर लो, रीजनेबल टाइम किस चीज का, फॉर ट्रांसमिशन नोटिस। ठीक है जी, आगे आ जाओ चैप्टर 9, एक्सेप्टेंस छोड़ दो, ये पेमेंट फॉर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ऑफ कंपनसेशन 117, रूल्स एज टू कंपनसेशन, द कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट्स बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बाय एनी पार्टी लायबल टू द होल्डर और एनी एंडोर्सी शैल बी determined by the following rules। इसके द्वारा, जैसे कि the holder is entitled to the amount due upon the instrument together with the expenses, yes expenses भी लेगा, अमाउंट को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन expenses properly incurred in presenting noting and protesting, yes सारा का सारा जितना खर्चा लगा है नोटिस नाटिस देना प्रोटेस्ट करने में सारा का सारा खर्चा लेगा। B, when the person charged resides at a place different from that at which the instrument was payable, the holder is entitled to receive such sum at the current rate of exchange between the two places। जो भी current rate of exchange है, अब जैसे बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा दूर लंबी लंबी जगहों पर जाकर बेसिकली ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अब सही जा रहा है ना, निकल तो नहीं रहा, निकल भी नहीं रहा है, तो फिर इसका मतलब ये सही जा रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा आज ना, इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा करने के लिए थोड़े से और माउंट डाल दूंगा, घुमा के फिर डाल दूंगा, अब सही होती है। लटकाना इज नॉट गुड। ना बाल्टी नहीं, ये तो बस वैसे क्लास में लीक कर गया था, बेसिकली यहाँ पे है ना पाइप, उसके अंदर डाल दिया। छोड़ दो, जाने दो, सिर्फ हेडिंग से हो गया। चलो 118, प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रिजम्पशन जहां भी आएगी इस डायरेक्ट में अपने को करना पड़ेगा, लो वाला चाहे बिना लो वाला उसको करना पड़ेगा। आता है, मैंने देखा तुम्हारी भाभी के उसमें भी आया था, प्रिजम्पशन पूछ ली ना ना कॉमर्स में, क्योंकि मैनेजमेंट और कॉमर्स का अलग ये जो है ना सिलेबस थोड़ा सेम है। Until the contrary is proved, जब तक कुछ contrary prove ना हो जाए, following presumption shall be made, following जो presumption जो है वो हमेशा कोर्ट बनाएगी, क्या, of consideration, that every negotiable instrument was made or drawn for consideration, yes consideration के लिए, and that every such instrument when it has been accepted, endorsed, negotiated or transferred was accepted, endorsed, negotiated or transferred for consideration, यह किसी कीमत वसूलने के लिए था, यानी दे था कुछ पैसा, इस वजह से ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना, इसी वजह से ये प्रोमिसरी नोट बना, या फिर इस वजह से ये चेक बना। सीधी सिंपल सी बात है, आपके हाथ में एक चेक है, ठीक है, जो डिसऑनर हो गया, ठीक हो गया, अब आप क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे, ठीक है, आपके हाथ में चेक है, यू आर द बीयरर और होल्डर ऑफ द चेक, ठीक है ना, आपको यह प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये पैसा उसको देना था, उसकी तरफ से दे बनता था, मैंने ये ट्रांजैक्शन करी थी, ये ट्रांजैक्शन, कोर्ट नहीं पूछेगी आपसे,
कि आपने ऐसा क्या किया था कि सामने वाले ने आपको एक चेक काट के पैसा देने की, आपको कंसिडरेशन देने की वो करी। कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि कंसिडरेशन बनता था। सीधी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। कोई एक आदमी दूसरे को पैसा क्यों देता है? क्योंकि वो देनदार है। ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा कि देखो जी चैरिटी में मेरे को चेक काट के दे दिया इसने, बड़ा वो बड़ा होता अमीर आदमी, चेक डिसऑनर हो गया, खत्म कर लिया उसने बड़ा केस। क्यों? अनलेस कॉन्ट्रेरीज प्रूव्ड हो गया है। चैरिटी करते समय देनदारी नहीं होती। चैरिटी करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। समझ रहे हो ना? आपको दान देना है तो दो, ना दान नहीं देना है तो मत दो। ठीक हो गया? सही। जब पॉकेट में पैसा नहीं रखोगे तो किसी को देना भी नहीं पड़ेगा जो रोड के ऊपर मांगते हैं। सीधा ना? मैं तो सिंपल ये बोल, बट एक आधा खपीटर होता है। ठीक है जी, मैं बोला कि भाई नहीं है मेरे पास तो फोन में है जी, फोन में डाल दो ये लो। थोड़े दिनों में सुविधा आ जाएगी। तो इनको एप्लीकेशन वगैरह लगानी चाहिए। जैसे जीपे हो गया, जीपे के अंदर खुल गया, ठीक है ना? उसके अंदर सिक्के बने हुए, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, इस हिसाब से होना चाहिए। वो दबाया, स्कैन किया, प्लिंग, फिर उसके फोन में से आवाज आएगी, क्लिंग, ले बजा आ गया। ठीक है। चलो, और क्या क्या प्रिज्यूम करेगी? एज टू डेट दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बीइंग ए डेट वाज मेड और ड्रॉन ऑन सच डेट। जो भी डेट लिखी हुई ना उस चेक के ऊपर, वो डेट कौन सी है? ड्रॉन की डेट है उसकी। ठीक है जी, जिस डेट पे चेक ड्रॉ हुआ है वो वाली डेट है, ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी। और एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, सी that every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity। ठीक है जी। कब? आफ्टर इट्स डेट, जो भी डेट लिखी थी उसके बाद एक्सेप्ट हुआ है, परंतु उसकी मैच्योरिटी से पहले। ठीक है ना? ये भी कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी। एज टू टाइम ऑफ ट्रांसफर, दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड बिफोर इट्स मैच्योरिटी। उसकी मैच्योरिटी से पहले। ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से। ठीक है ना? थोड़ा देख के कर लेना, ये फिक्स है इसका। मैच्योरिटी हम समझते हैं जिस तारीख को दे हो जाएगा उससे पहले ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है ना? कोर्ट क्यों ये समझे कि भाई ये चेक जो है जिस दिन से दे था ना उसके बाद बनाया है चेक। कोर्ट क्यों? कोर्ट सिंपल प्रिज्यूम करके चलेगी। एज टू ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, ठीक है जी, दैट चेंज इंडोर्समेंट है अपीयरिंग अपॉन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर मेड इन ऑर्डर इन विच दे वर अपीयर। बिल्कुल जैसे बताया गया है उसी तरीके से ही यह एंडोर्समेंट हुई होगी। एज टू स्टैम्प दैट ए लॉस्ट प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक वाज ड्यूली स्टैम्प्ड। लेट्स से कोर्ट के सामने क्या आ गया है? विवाद ये आ गया, डिस्प्यूट ये आ गया है कि एक बंदा चेक बाउंस का केस लेके पहुंच गया है और बाद में क्या फैक्ट आता है कि भैया ये तो चेक लॉस्ट हो चुका है। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी ऑटोमेटिकली कि भैया ये चेक जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल होगा और ड्यूली स्टैम्प्ड होगा। क्या गर्म हवा आ रही क्या? ठीक है, हाँ ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे था या कुछ, हाँ ना ठीक है, ठंडी। ठीक हो गया जी। सिंपल सिंपल जी। कि ये जो होल्डर है ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जिसके हाथ में चेक वगैरह है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसके हाथ में ही होना था। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मैंने चेक काट के हर्ष को दे दिया, ठीक है जी। अब हर्ष जो है होल्डर बन गया इसका, ठीक है जी। भाई मैंने काट के देना था उसको, देनदारी थी मेरी, ठीक है। वो ड्यू कोर्स में होल्डर है हर्ष। 119 प्रिजम्पशन एज ऑन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। यस, अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसका प्रूफ। आप क्या हुआ? सीधा सिंपल प्रोटेस्ट का क्या करना हो? नोटरी वगैरह करवाना होता है, ठीक है जी। नोटरी आते ही अब ड्यू कोर्स के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह करी गई है, ठीक है जी। इसका प्रिजम्पशन निकाल लेंगे। 120 लो वाले, एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नो मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट, नो मेकर ऑफ नो ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक and no acceptor of bill of exchange for the owner of the drawer shall in the suit thereon by the holder in due course be permitted to deny the validity of the instrument as originally made or drawn। सीधी सिंपल सी बात है। मैंने चेक काट के हर्ष को दिया, मैंने चेक काट के क्या हर्ष को दिया, हर्ष ने जो है वो चेक लगाया बैंक में, चेक हो गया बाउंस, हर्ष चला गया कोर्ट के अंदर। अब ठीक है जी, कोर्ट के अंदर मेरे को जाना पड़ गया, ठीक है ना। तो हर्ष कभी भी जो चेक मैंने दिया है उसकी ओरिजिनलिटी को डिस्प्यूट नहीं करेगा। मैं करूंगा ही नहीं ठीक है ना? यही लिखा हुआ है, ये एस्टोपल लिखा हुआ है। क्यों? अगेन सारे के सारे केसेस वो थोड़ी ना हो सकते हैं कि सिर्फ चेक बाउंस हुआ है या जिसके नाम पे चेक था, कोई दूसरा भी तो हो सकता है।
और सिर्फ चेक चेक थोड़ा ना है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी तो है, प्रोमिसरी नोट्स भी तो है। ठीक हो गया। 121 एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पे टू एंडोर्स। अब हर्ष जो है बेसिकली ये भी डिनाई नहीं करेगा कि इसकी कैपेसिटी नहीं थी। अगर हर्ष ये बोलेगा कि मेरी कैपेसिटी नहीं थी तो केस खराब कर लिया, तो फिर इसका मतलब कोर्ट तो ये समझेगी भाई इसलिए लगाया आपने ताकि ये कोर्ट के अंदर फंसे। आपको जब ये पता है कि ये कैपेसिटी टू पे में नहीं है, आपने फिर भी लगाया है और लगा के आपने चेक बाउंस करवाया और फटाफट से आप केस लेके आ गई। सिंपल, यानी आपको तो केस करना था, फिर लाइबिलिटी थोड़ी थी। ठीक है जी, आओ जरा आगे आ जाओ। 122 एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग सिग्नेचर और कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी। ठीक है जी, सिग्नेचर वगैरह हम डिनाई नहीं करेंगे, वो रिपोर्ट में आ जाए वो बात अलग है, हम डिनाई नहीं करेंगे। ठीक हो गया। एंडोर्सर बेसिकली जहां देखो एक खास तौर से नोट कर रहे हो, जहां जहां एंडोर्सर आ रहा है वहां वहां साइन वर्ड जरूर आ रहा है। ठीक है ना, चलो आओ चैप्टर 14 ऑफ क्रोस्ड चेक। चेक क्रोस्ड जनरली, जहां पर चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द वर्ड्स एंड कंपनी ऑन एनी एब्रीविएशन thereof between two parallel ट्रांसवर्स लाइंस। ठीक है जी, यही जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ये आपका चेक हो गया या फिर जो भी आपका प्रोमिसरी नोट हो गया, जो कुछ भी कुछ डिटेल है ये देखो ऐसे कर दिया मैंने। ठीक हो गया। तो ये क्या है, टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन है, और ऑफ टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन सिंपली ईदर विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल। ठीक है जी, सिंपल, कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है, सिंपल नॉट नेगोशिएशन। दैट एडिशन शैल बी डीम्ड अ क्रॉसिंग। क्या बोला जाएगा उसको, उस चेक को क्रॉस्ड चेक है भैया ये। और कैसे है, जनरली क्रॉस्ड चेक है। 124 स्पेशली क्रॉस, जब चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ ए बैंकर ईदर विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल, दैट एडिशन शैल बी डीम्ड ए क्रॉसिंग एंड द चेक शैल बी डीम्ड टू बी क्रॉस स्पेशली एंड टू बी क्रॉस टू द बैंकर। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। अगर मैं सिंपल, अब क्या है, अगर मैं ये सिंपल लाइन खींच देता हूं तो ये जनरल क्रॉस चेक है। अगर मैं इन लाइन के बीच में बोल देता हूँ फलाना पे अकाउंट पे ये कुछ लिख देता हूँ तो ये स्पेशली क्रोस्ड है। ठीक हो गया, बस ये होता है। छोड़ दो, ऑफ बिल्स इन सेट छोड़ दो, ऑफ इंटरनेशनल लॉ छोड़ दो। आओ जरा मेन धंधे पे आ जाओ। जिसने चैप्टर 17 कर लिया, ठीक है जी, लो वाले बच्चे ने जुडिशरी का पर्पस भी, और सारे जितने पर्पस है वो खत्म हो जाते हैं तुम्हारे। ठीक है जी, 138 देखो जी, जब कभी भी चेक बाउंस का केस चलता है अंडर सेक्शन 138 चलता है। ठीक है ना। डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी एसेट्रा, ध्यान रखना सिर्फ इनसफिशिएंसी का मेंशन नहीं किया। अरे भैया जब टाइम भी बहुत जल्दी हो गया, जल्दी जल्दी करो इसको। ऑफ फंड्स इन दी अकाउंट, ठीक है जी, जहां पर कोई चेक ड्रॉन बाय पर्सन ऑन अकाउंट on an account maintained by him with a banker for the payment of an amount of money to another person from out of that account for the discharge in whole or in part any debt। ठीक है जी, पूरा का पूरा उधार है, उसका कोई पार्ट वगैरह जो चुकता करवाना है। ठीक है जी, अदर दैट अकाउंट इज इन लायबिलिटी इज रिटर्न बाय बैंक, अगर वो बैंक के द्वारा वो चेक रिटर्न कर दिया जाए, क्या बोलकर कि ये तो अनपेड है। ठीक है जी, ईदर बिकॉज, किस कारण से, या तो अमाउंट ऑफ मनी जो भी स्टैंडिंग है वो क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इज वो है इनसफिशिएंट है, अंडरलाइन कर लो, और दैट इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज्ड। ठीक है जी, या फिर उसकी जो लिमिट है उससे ज्यादा का अमाउंट उसने भर के दे दिया आपको। टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद बैंक, सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। ठीक है जी, क्या बोला जाएगा, जिस बंदे ने चेक काटा है कि उसने एक ऑफेंस कर दिया है, एंड शैल विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 साल, अंडरलाइन कर लो, और विद और को सर्कल करो, विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू
ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, जितना चेक के अंदर अमाउंट होगा उसका दुगना, और विद बोथ या फिर दोनों के दोनों। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस, जो भी इसके अंदर लिखा है वो अप्लाई नहीं होगा अनलेस, जब तक कि द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक, जब तक ये चेक जो है प्रेजेंट नहीं किया जाएगा बैंक में। विदाउट प्रेजुडिस पे लोग का ऑफेंस एंड द शेल। कहाँ इसमें मेन प्रोविजन में? कहाँ पर? ऑफेंस एंड शेल का, ये शेल आगे वाले पे ही है। ये शेल, मुझे लाइन बताओ ना, 1 2 3 लो लाइट की। नीचे से वो इसे नीचे वाला लाइन स्टाइल है 2 ईयर से ऊपर देखो ये शेल विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर, बिना किस कोई उल्टा प्रभाव डाले कि कोई भी दूसरा प्रोविजन है इस एक्ट का। और ये बी पर इशू मतलब में जो पनिशमेंट है ना मिलेगी, बिल्कुल, शेल लिखा हुआ है, यस तो ये तो ट्वाइस अमाउंट मिलेगा या सजा मिलेगी या दोनों। यस। और सजा मिलने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, ये भी आगे पढ़ोगे आप। जनरली सर अपनी कोर्ट में ये ट्वाइस अमाउंट दे पाते हैं ना, सजा दे पाते हैं। नहीं, जनरली क्या है, चेक को कैश करवा देते हैं। बस ये शेल का क्या करता है। वो तो अब उसने पेमेंट कर दी है, केस तो हम पेमेंट के लिए कर रहे हैं, हमको हम केस उसको सजा दिलवाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने को तो अपनी पेमेंट चाहिए बस। कोर्ट के थ्रू होगी जब हम्म, केस के अंदर जब होगी तो भी कुछ ना कुछ देखने को होगा। नहीं, फिर से वही बात है। देखो, हमने एफआईआर कटवा दी एक बंदे की कि इसने मर्डर किया, किस लिए करवाई हमने एफआईआर? सजा मिलेगी। न्याय के लिए, सजा के लिए नहीं, हमें न्याय मिले, हमें नहीं। ठीक है ना। हम कोर्ट में जाकर अब कहेंगे नहीं इसको तो सजा कर दो जी, इसके तो कोड़े बरसवा दे इसके, ठीक है ना, फिर हमारा केस कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोग क्या बोलता है, ये लड़ाई या बदले के लिए नहीं, सिंपल हो गया। और लेट से अगर वो पैसे दे रहा है तो ठीक है, आपको सजा क्यों करवानी? तो बस उतना ही अमाउंट देगा, फाइन वाइन कुछ नहीं लगेगा। हाँ, अगर वो दे रहा, हाँ फाइन वगैरह, अब ऊपर हमने पढ़ा जैसे एक्सपेंसेस वगैरह थे वो भी लेगा, ठीक है ना। प्रोटेस्ट के अगर पैसे लगे तो प्रोटेस्ट के पैसे भी लेगा, इंटरेस्ट भी आएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। चलो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, नहीं, यानी कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन पीरियड ऑफ 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर, कब? फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर, ठीक है जी। जो भी बैंक के ऊपर चेक के ऊपर डेट लगी हुई है, ठीक है जी, तो 6 उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो किसी बैंक में लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। बी, the payee or the holder in due course of the check as the case may be make a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice in writing to the drawer of the check within 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check। yes, पहले सबसे पहले बैंक में चेक लगाना पड़ेगा, और बैंक से जब चेक अनपेड होके आएगा नोटिस के साथ में, रिपोर्ट के साथ में, अब उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जिस डेट को बैंक ने डिसऑनर कर दिया चेक, उस डेट से, रिपोर्ट की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर लीगल नोटिस जाएगा उस बंदे को जिसने ये चेक बनाया है। ये अंडरलाइन करते चले ना, 60 दिन 30 दिन। द ड्रॉवर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पेई और एज द केस में बी टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेड नोटिस। यस, अब हमने लीगल नोटिस पहुंचा दिया, लीगल नोटिस के अंदर हम समय देंगे 15 दिन का, बोलेंगे भाई 15 दिन है तेरे पास, तू अपना पैसा दे दे, ठीक है ना। तो अब बेसिकली क्या है, या तो पैसा मिल जाएगा या फिर पैसा नहीं मिलेगा। लेट से अगर पैसा मिल गया है तो लीगल नोटिस का और इस एक्ट का पर्पस सोल्व हो गया है। लेट से अगर 15 दिन के अंदर अंदर पैसा नहीं मिला है तो फिर क्या करने पड़ेंगे, जिस दिन से 15 दिन खत्म होंगे फिर 30 दिन मिलेंगे। अगर आपको अपना ये केस डालना है तो आप केस डाल सकते हो। ये देखो जी, ए ने बी को चेक दिया, ठीक है, 1 जनवरी 2026 लिख देता हूं, ठीक है ना। तो 6 महीने के अंदर अंदर बी को यह चेक बैंक अपने बैंकर को देना पड़ेगा। अगर डेट मेंशन है तो एक्सपायरेशन, तो वो डेट मानी जाएगी। अगर डेट मेंशन है तो चेक के ऊपर अगर डेट मेंशन है कि वैलिडिटी की उसकी, ड्यू डेट्स, ध्यान रखना, आपने ये जो पढ़ा है ये प्रिजम्पशन पढ़ी है, ठीक है ना। हम तो ड्यू डेट से देखेंगे। 6 महीने मानेगा तो डेट उसकी लिखी हुई है उसको मानेगा। अगेन, आपकी उधारी जो है आपको वापस से आपकी देय बन जाती है 1 जनवरी 2026 से।
इस चेक के ऊपर डेट है 14 अक्टूबर 2025 की। बैंक रेट है। नहीं, केस कब होगा या लायबिलिटी कब बनती है इस एक्ट की? जब पैसा ड्यू हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल। एक आदमी ने, अब अगेन ड्यू डेट कैसे हुई या फिर बैक डेट का कैसे हुआ? कभी बैंक में लोन लेने के लिए गए, नहीं गए होंगे, ठीक है जी। बैंक चेक रखवा लेता है वहां पे, पहले ही रखवा लेता है चेक, कोई बैक डेट का चेक। सिंपल। ये चेक बैंक, हाँ ये चेक बैंक क्यों रखवाता है? इसलिए रखवाता है कि लेट से अगर कभी इसकी तरफ से डिफॉल्ट हुआ तो हम अकॉर्डिंगली डेट डाल के उस चेक के ऊपर उसको लगा देंगे अपने पास, उसको डिसऑनर करवाएंगे, इसको नोटिस भेज देंगे। ठीक हो गया। ये देखो, सिंपल जो इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। 1 जनवरी 2026 को यहां से 6 महीने गिनोगे। 6 महीने का मतलब ये नहीं है कि छठे महीने की आखिरी या फिर 5वें महीने की लास्ट डेट के ऊपर जो है आप वो क्या बोलते हैं उसको बैंक में लगाओ। आपके पास 6 महीने का समय है, आप पहले महीने में भी लगा सकते हो, आप लास्ट महीने में भी लगा सकते हो। यस नो? ठीक, चलो। फिर आपने चेक लगा दिया है, ये लो जी। आपने कब लगाया चेक? ये लो 1 अप्रैल को लगा दिया आपने, ठीक है, बैंक में लगा दिया। ठीक हो गया। चलो जी, अब बैंक जो है क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। कब? जब बाउंस होगा चेक। रिपोर्ट में वो रीजन बताएगा, किस रीजन से भाई, इनसफिशिएंट था या फिर लिमिट एक्सीड कर दी या फिर साइन गलत है, व्हाट्सएवर। ठीक है जी। यहां से फिर आपको 30 दिन मिलेंगे, ठीक है ना। लेट से बैंक में चेक लगाया और उसी दिन शाम को ही 1 अप्रैल 26 को ही बता दिया शाम को ही, ठीक है जी। यहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? ए को लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। इस लीगल नोटिस में यह 15 दिन का टाइम देगा। ठीक हो गया। चलो, कब दिया लीगल नोटिस? लेट से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल 26 को लीगल नोटिस दे दिया। यहां से 15 दिन गिनोगे। बेसिकली 15 दिन कहाँ से गिने जाते हैं जनरली प्रैक्टिस में? जिस दिन लीगल नोटिस उसको सर्व होता है, रिसीव करता है वो बंदा, वहां से 15 दिन। अब 15 दिन के अंदर अंदर बेसिकली क्या होगा? 15 दिन के अंदर अंदर उसको समय दे दिया लीगल नोटिस के भैया फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीव ऑफ दिस लीगल नोटिस, ठीक है, यू आर बाउंड टू पे फलाना फलाना अमाउंट, ठीक है जी, इफ यू डू नॉट वांट टू फेस द कोर्ट और डू नॉट वांट द डायर कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है जी। अब दो ही चीजें होंगी, या तो पैसा आ जाएगा या फिर पैसा नहीं आएगा। अगर पैसा आ गया है, ठीक है, पर्पस सॉर्ट, ठीक है ना। अगर पैसा नहीं आया है तो फिर अब जिस तारीख पर ये 15 दिन खत्म होंगे, 15 दिन कब खत्म हो रहे हैं? लेट से 15 मई को, ठीक है ना। अब 15 मई से 30 दिन मिलेंगे। अगर केस डालना है, केस डालना है तो ओनली 30 दिन है, डाल दो, नहीं डालना तो खत्म आपका लिमिटेशन बाढ़ से। ठीक हो गया। इस हिसाब से चलता है। आओ जरा आगे आ जाओ। 139 अगेन प्रिजम्पशन है, स्टार लगा लो। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, यह प्रिज्यूम किया जाएगा, शैल प्रिज्यूम है, अनलेस द कॉन्ट्ररी प्रूव, जब तक को कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो जाए कि दैट होल्डर ऑफ ए चेक, जो भी होल्डर ऑफ चेक है ना, रिसीव द चेक, उसने ये चेक रिसीव किया है, ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 138, जो 138 में जो चेक का नेचर बताया गया ना, वो वाला चेक। फॉर किस लिए? फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लायबिलिटी। यस, यानी कुछ पैसे देने थे, ठीक है ना। होल्डर बेसिकली क्या है? लेनदार था उसका चेक का, उसके पास इसलिए पैसा आया है। फ्री फंड में आपको चैरिटी नहीं है,
वरना फिर कोर्ट के पास एक एडिशनल ड्यूटी आती, फिर कोर्ट ये प्रूव करवाता, जिस बंदे ने चेक साइन करके दिया है कोर्ट को उससे पूछते कि हाँ भी तेरी कोई देनदारी थी क्या, नहीं जी ये तो चेक वैसे ही साइन हो, अच्छा वैसे कैसे जी, मैं सो रहा था और मैं ऐसे ना नींद में ऐसे साइन कर मैंने चेक साइन कर दिया, नहीं ये तो बहुत एडिशनल चीजें हो जाएंगी। फिक्स केसेस होते हैं चेक वाले, ठीक है ना, और समरी प्रोसीजर से चलते हैं। समरी प्रोसीजर क्या है, इसमें एविडेंस एविडेंस कुछ नहीं करवाते, ठीक है ना, एविडेंस भी जो आपकी क्रिमिनल कंप्लेंट जाएगी बेसिकली उसके साथ में एविडेंस भी चले जाते हैं आपके, एडिशनल समय नहीं मिलता आपको, उसी में एग्जिबिट लग जाते हैं। जैसे ही कोर्ट के हाथ में ओरिजिनल चेक आएगा, लेमिनेट करके देना पड़ता है आजकल तो पूरी फाइल बना के, ठीक है जी, लेमिनेट करके चेक आया है तो कोर्ट के माइंड में ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन आ चुकी है कि भैया बिल्कुल ये चेक होल्डर ड्यू कोर्स के अंदर चेक होल्डर था और जिस बंदे की तरफ से ये बाउंस हुआ है वो देनदार था इसका, तभी तो चेक आया है। सिंपल, कोर्ट नहीं पूछेगी तूने किन परिस्थितियों में चेक बनाया, तेरे ऊपर कनपट्टी में बंदूक लगी हुई थी क्या, या तूने प्यार में चेक बना के दे दिया कुछ, भाई सिंपल है, चेक बना के काट के तूने दे रखा है ना, तेरी हैंडराइटिंग तेरे साइन है ना, हाँ है, अभी बता पैसे कब देगा। सर वैसे एक्सटॉर्शन का अच्छा आइडिया है, चेक कटवा लो। हाँ वो तो है ही फिर, नॉट बट एक्सटोर्शन की डेफिनेशन ऑफ फोन नहीं होगा। पर वो केस अलग बन जाए। हाँ एक्सटोर्शन की डेफिनेशन में नहीं होगा, क्योंकि एक्सटोर्शन करने के लिए तो किसी को इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, इंस्टेंट फियर ऑफ, जबरदस्ती चेक बनवा लें किसी से। नहीं, ये जब कोर्ट में लेके जाओगे तो कोर्ट सिवाय 139 की प्रिजम्पशन से कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करेगा, अगर कुछ कोर्टरी प्रिज्यूम करता है तो फिर मुश्किल है। 140 डिफेंस which will not be allowed in any prosecution under section 138, it shall not be a defense in a prosecution for a offense under section 138 that के ड्रोवर had no reason, के ड्रोवर के पास कोई रीजन टू बिलीव ही नहीं था when he issued the check, जब उसने चेक इशू किया कि ये जो चेक था ये डिसोनर हो जाएगा प्रेजेंट के समय और मुझे कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, मैंने तो ऐसा जो सब सोचा ही नहीं था, तो फिर नहीं सोचा था तो फिर ये कोई डिफेंस नहीं, ये तो वही है, नोट नोइंग द सिंपल, बट यहाँ पर नॉट नोइंग द प्रोसीजर बेसिकली, ठीक हो गया। चलो 141 सिर्फ हेडिंग से कर लो, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे होते तो ये चैप्टर पूरा विदाउट फेल पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन। देखो जरा 138 नीचे कोई राठौड़ राठौड़ करके केस है क्या कमेंट्री में यूनिवर्सल वाले, रूप सिंह राठौड़ कोई, तो रूप किशोर तो है पूरा पढ़ो, क्या पूरा पढ़ो, क्वेश्चन वाले ये मसंत वर्सेस ना 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 ये चलो लिख लो 138 पे लिख लो, ये बेसिकली चैप्टर 17 के साइड में लिख लो, रूप सिंह राठौड़, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये बेसिकली पूरे चैप्टर 17 के ऊपर, जो 6 महीने का जो समय है उसको घटाकर 3 महीने कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना अगर नेट में क्वेश्चन आ रहा है ठीक है ना तो स्पेसिफिक हो, अगर केस लॉ से पूछ रहा है तो 3 महीने लिखोगे, अगर सिंपल बोला गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 ठीक है जी, टाइम पीरियड कितना है तो 6 महीने है, वो लगाने वाला। हाँ बैंक में, हाँ बैंक में लगाने वाला, जिस दिन इस आदमी को चेक मिल गया, आप आज से दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस महाराष्ट्र हाँ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 सुप्रीम कोर्ट। चलो ऑफेंस बाय कंपनीज को हटा दो, आओ 142 कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, notwithstanding anything contained इस कोड के अंदर, no court shall take cognizance of any offense punishable under section 138 except upon a complaint in writing made by the payee, yes कंप्लेंट करनी पड़ेगी और वो भी राइटिंग में करनी पड़ेगी, कंप्लेंट को अंडरलाइन कर लेना और ऊपर अगर स्पेसिफिक करना चाहते हो तो क्रिमिनल कंप्लेंट करना, इन राइटिंग मेड बाय द पेई और एज द केस में बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स, ध्यान रखना होल्डर इन ड्यू कोर्स वो बेसिकली जो पेई होता है वो भी हो सकता है, वो अदरवाइज भी हो सकता है। Such complaint 142. Such complaint is made within 1 month of the date on which the cause of action arises under clause C of provision 138. Basically cause of action कब होता है? cause of action तब आता है जब लीगल नोटिस देने के बावजूद जो समय बताया गया है 15 दिन का उसमें भी पेमेंट नहीं होती है, ठीक है जी, तो cause of action मिल गया, cause of action से उस डेट से 30 दिन, कंप्लेंट यस कंप्लेंट आ जाएगी,
सी नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जरा अंडरलाइन कर लेना, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन अब सीआरपीसी में से हट गया है। यही जो है ना जीएमआईसी। हाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शेल ट्राई, ठीक है जी, जेएमआईसी के अलावा कोई भी कोर्ट नहीं ट्राई करेगी। इसी कारण से इनको अब स्पेशल कोर्ट भी बोला जाता है, अंडरलाइन कर लो जेएमआईसी। दिल्ली में पर अप्लाई का भी विलय हुई है इनके बाद। क्या लेंगे? हाँ साकेत कोर्ट में रहता है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। हाँ, वो प्लेट नहीं हटेंगी, क्योंकि सीआरपीसी से प्रोसेसर से डील होने वाले केसेस भी तो भी पेंडिंग है, वो अभी नहीं हटेगा। बिल्कुल एक जब खत्म हो जाएगा सब। हाँ सफिशिएंट। हाँ वो वो जेएमआईसी है। वो जेएमआईसी में एक दो महीने हो जाते हैं। हाँ, इसको चेक बाउंस की कोर्ट भी बोलते हैं इसको। उस कोर्ट के अंदर सिर्फ यही केस होते हैं। सबसे बड़ी कोज लिस्ट होती है इसकी दिल्ली की, रोहतक जैसे, रोहतक इज नॉट अ बिग सिटी बेसिकली। दिल्ली की कोज लिस्ट है इसकी 400, 472, 506 इस हिसाब से। 2 साल कम से कम। जिसमें एविडेंस नहीं होगा। फिर यही ना कि बेसिकली बिजनेस इतना है, कोर्ट एक बैठी हुई है। मान लो आपके पास आज के 500 केस लिखे हुए, जिमनी ऑर्डर भी पूरे नहीं होंगे 8 घंटे में। हाँ, उसको भी तो सुना चाहिए। उस कोर्ट का जज, उस कोर्ट के रीडर, उस कोर्ट का पूरा स्टाफ खच्चड़ होके घूमता है। कभी तक में जाके देखना, रीडर बात नहीं करेगा आपसे। भाई बाद में आना, आप बाद में आना, उधर पोजली से मैं नहीं बताऊंगा जी, मेरे को समय नहीं है, सीधा सी बाबूजी मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बाहर पोजली से जाके देख लो। करना चाहिए, लेकिन जब होगा जब होगा। मतलब जो चीज एविडेंस होना ही नहीं है इसमें। अगेन देखो, समरी प्रोसीजर है, ठीक है ना, समरी प्रोसीजर है बेसिकली, ध्यान रखना। अगेन एविडेंस तो प्लेंट के साथ, कंप्लेंट के साथ ही फाइल हो रहे हैं, बट क्या है, बहुत फास्ट प्रोसीजर करके रखा हो, क्योंकि प्रूव करने का कुछ नहीं है। जिसने चेक काट के दे रखा है वो देनदार है, जिसने ये कंप्लेंट लगा रखी है वो लेनदार है, ठीक है ना, सिंपल। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा, क्या हो गया, ज्यादा गर्मी है क्या? 2 साल में सर। आओ नंबर 2, फटाफट इसको कंप्लीट कर लो बस। The offense under section 138 shall be inquired into and tried only by a court within whose local jurisdiction, ठीक है जी, ये स्टार लगा लेना। If the check is delivered for collecting through an amount, the branch of the bank जहां पर payee और holder in due course as the case में भी maintain करता है अकाउंट, ठीक है जी, payee का अकाउंट, जिसने पैसे लेने हैं वो उसका बैंक, ठीक है जी, क्योंकि उसने अपने बैंक में लगाया होगा। दूसरा, if the check is presented for payment by the payee or holder in due course otherwise through an account, ठीक है जी, the branch of the drawee bank, तो ड्रॉवी के बैंक की ब्रांच वो वाली, वहां पर जो ड्रॉवी मेंटेन करता है अपना अकाउंट सिचुएटेड, ठीक है जी। कौन से शहर में डालोगे, किसके अंडर डालोगे, तो ये वाले आगे स्टार लगा लेते दोनों के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, ये जो अपने जो अदरवाइज है, ठीक है ना, उनके लिए नहीं। वैलिडेशन ऑफ ट्रांसफर 142A सिंपल हेडिंग से कर लो। 143 सिंपल हेडिंग, पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केस समरली, समरली प्रोसीजर होता है बेसिकली। Notwithstanding anything contained in code of CRPC, all the offences under the chapter shall be tried by the judicial magistrate of first class or by metropolitan magistrate, और 262 265 बोथ इंक्लूसिव, यही समरी प्रोसीजर, ठीक है ना, जो सीआरपीसी में लिखा हुआ है। of the said code shall as far as may be applicable, ठीक है जी, provided that in case of any conviction on a summary trial under this section, it shall be lawful for the magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term which shall not exceed 1 year and an amount of fine exceeding 5,000 rupees, ठीक है जी। सिंपल पे आ जाओ, ये कर लेना सारा, जितने भी ये थे अमाउंट वगैरह जो बताया, ठीक है ना। provided further that when the commencement or in the course of summary trial under this section, यह कोर्ट को लगा, मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि जो सेंटेंस है इम्प्रिजमेंट का ऑफ ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर मे हैव टू बी पास्ड, वो पास करना है, और दैट इज फॉर द रीजन अनडिजायरेबल टू ट्राई केस समरली, या फिर भैया ये केस को समरली चलाना ठीक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेगा, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, दोनों पार्टीज को सुनकर रिकॉर्ड कर लेगा ऑर्डर, ठीक है जी, और उसको नॉर्मल केस की तरह सुन लेगा, जैसे सीआरपीसी के अंदर बताया गया। नंबर 3 पढ़ लो, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंडक्टेड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी उसके उतना, और सारे के सारे प्रयास किए जाएंगे कि कंक्लूड कर दिया जाए ट्रायल को विद इन 6 मंथ्स, अंडरलाइन करो, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट, अंडरलाइन।
हिदायत दे रखी है। यस, बस जो हो सके लिखा हुआ है, जितना संभव हो सके। 143A नंबर लिखा हुआ है, देखो कब आया है, 2018 में। एंटरिम कंपनसेशन, लेट से कई केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रूव ही होता है कि भाई ये तो बिल्कुल प्रूव्ड केस है, ठीक हो गया, सिंपल। तो भैया एंटरिम कंपनसेशन वगैरह भी दे देंगे उसको। देखो जरा नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, ये इंटरिम कंपनसेशन शैल बी पेड विद इन 60 डेज, अंडरलाइन 60 डेज फ्रॉम द अंडरलाइन फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 और विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, अंडरलाइन नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एज मे बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, जो भी कोर्ट ने बताया है। नंबर 4, द ड्रॉवर ऑफ द चेक इज एक्विटेड, ठीक है जी, ये जो ड्रॉवर था ऑफ द चेक वो एक्विट हो गया है केस से। द कोर्ट शैल डायरेक्ट, अब कोर्ट को डायरेक्ट करना पड़ेगा कंप्लेनेंट को कि रीपे कर दे सारा का सारा अमाउंट जो उसने इंटरिम कंपनसेशन के थ्रू लिया है, विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ साथ में, एट द बैंक रेट, जो भी इंटरेस्ट कौन सा बैंक रेट के ऊपर, एज पब्लिश बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आरबीआई के द्वारा बताया गया है, प्रेवलेंट एट द बिगिनिंग, ठीक है जी, उस समय जो एट द बिगिनिंग, उस समय जो प्रेवलेंट था ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर विद इन 60 डेज, अंडरलाइन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर से, और विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, यानी 60 डेज के बाद 30 दिन का और समय मिल सकता है, ठीक है जी, ये पैसा वापस करना पड़ेगा। नंबर 6, द अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज अंडर सेक्शन 138, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवार्डेड अंडर सेक्शन 57 सीआरपीसी शैल बी रिड्यूस्ड, अंडरलाइन बस इतना कर लो। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन 144, जो सीआरपीसी में बताए गए हैं उसी के जैसे ही होंगे। 145, एविडेंस ऑन एफिडेविट, जो भी एविडेंस है वो एफिडेविट पर लिए जाएंगे, सिर्फ हेडिंग से कर लो बस। 146 स्टार लगा लो, बैंक की जो स्लिप रहेगी वही प्राइम एफएसआई एविडेंस रहेगा कुछ सर्टेन फैक्ट्स का, किस किस चीज का, एवरी पर्सन, ये जो बैंक की स्लिप और मेमो जो रहेगा, हैविंग देयर ऑन द ऑफिशियल मार्क डिनोटिंग दैट द चेक हैज बीन डिसऑनर, यस प्राइम एफएसआई एविडेंस रहेगा कि चेक डिसऑनर हो गया है। प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, यह स्लिप देखते ही, ये बैंक मेमो देखते ही जज साहब प्रिज्यूम कर लेंगे यस चेक डिसऑनर हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल सच फैक्ट इज डिस्प्रूव, यह डिस्प्रूव ना हो जाए। 147, ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल, सिर्फ हेडिंग से कर लो, पर बीच बीच में सारे ही पढ़ा रहा हूँ, छोड़ो। देखो जी कंपाउंडेबल रहेगा, कंपाउंड मतलब समझौता होने के लायक रहेगा, अगर दोनों पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना है तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। 140, ये जो दूसरा प्रोविजन लिखा है 148, ये 148 सेक्शन ही लिख दिया उन्होंने, ये क्या हो गया, दिखाना एक बार। मिस करी तो और ये जो नोटिस है ना ये डाला हुआ है। अच्छा सिर्फ हेडिंग हेडिंग नहीं बनी, छोड़ो। कंपाउंडेबल रहेगा जैसे सीआरपीसी के अंदर बताया गया। 148, पावर, अपीलेट कोर्ट की पावर आ गई है, ठीक है जी, के ऑर्डर कर सके पेमेंट ऑफ पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, यस। देखो अपील तो जिस बंदे को जेल की सजा हो रही है, जिसको फाइन देना हो उसको भी, वो भी अपील कर सकता है, जो कंप्लेनेंट है वो भी अपील कर सकता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोड ऑफ सीआरपीसी in an appeal by the drawer against the conviction under section 138, the appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be minimum of 20%, underline, appellate court में जमा कराना पड़ेगा, ऑफ द फाइन और कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट, जितना भी ट्रायल कोर्ट ने कंपनसेशन या फाइन वगैरह लगाया उसका कम से कम 20% अपील करते समय करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड द अमाउंट पेबल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इन एडिशन टू एनी इंटरिम कंपनसेशन, अंडरलाइन एडिशनल रहेगा वो इंटरिम कंपनसेशन के लिए, जो भी 143A के अंदर रहेगा वो, यानी वो वाला इंटरिम कंपनसेशन वाला नहीं, ठीक है जी, उससे इतर रहेगा। The amount referred to in subsection 1 shall be deposited within 60 days, 60 दिन के अंदर अंदर काम ये करना होगा। सीधी सिंपल सी बात, देखो अगर अपील लगानी है और चेक बाउंस का केस है तो क्या होगा, सीधा सिंपल सी है, लेट्स से अपील किसने लगाई है, ये अपील लगाई है अक्यूज ने, बोल दो अक्यूज। अब सीधी सिंपल सी बात है, अक्यूज ने अपील लगा ली, लेट्स से अगर वो अपील हार गया तो फिर से ये प्रोसीजर चलाना पड़ेगा, फिर से केस जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन का आएगा, ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। भैया अगर अपील तू हार गया तो 20% से पैसा जमा करवा लिया, वो पैसा सीधा यूं का यूं हम विक्टिम को दे देंगे, कुछ और उतर जाएगा, कहने का मतलब। नंबर 3, appellate court may direct the release of the amount deposited by the appellant to the complainant at any time during the pendency of the appeal, provided that the appellant acquitted, the court shall direct, yes, सीधी सिंपल सी बात है। इसके अंदर भी अपील के समय भी बेसिकली क्या है, एंटरिम कंपनसेशन की बात हो रही है,
ताकि टाइम ना मिल जाए। और ये ऐसा, और अगर अपील में यदि एक्विट हो जाता है तो फिर वापस रीपे करना पड़ेगा। ये सेम है जो हमने पहले पढ़ा था 143 ए का सेम है नीचे लिखा हुआ। ठीक हो गया। जितना पढ़ा है, जितना निशान लगाया है उतना कर लेना। ठीक है ना, नैया नहीं, एरोप्लेन पार है। ठीक है। कल, अरे निशान भी लगवाने थे भैया आज तो, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है।